मास्टरबेशन से रिलेशनशिप्स खराब होते हैं। शादी हो गई है, 2 बच्चे हो गए हैं और आज तक लेडी ने ऑर्गेज़म किया ही नहीं है। कह रहे जब मैं इनको किस करता हूँ डिस्चार्ज हो जाता है, थोड़ा सा मेरे को टच करता है डिस्चार्ज हो जाता है। जो भारतीय लड़के हैं उनको मास्टरबेशन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो रही है? इरेक्शन पूरा सस्टेन नहीं हो रहा है। जब वजाना में डालते हैं तो वो होल्ड ही नहीं होता है। 2 मिनट क्या 30 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में डिस्चार्ज हो रहे हैं। पेनिस लेंथ कितनी इंक्रीज हो सकती है? तो बहुत सारे लोग वैक्यूम पंप इस्तेमाल करते हैं साइज बढ़ाने के लिए। मतलब कि आप लिंग को एक पंप में डालो और उसको प्रेशर बनाओ ताकि वो ब्लड को खींचे। यहाँ बोन है और ये पेनिस हमारा उससे अटैच्ड है, तो थोड़ा सा उसको आगे शिफ्ट कर सकते हैं। एवरेज कितना टाइम होता है इरेक्शन का? हो सकता है 30 मिनट्स भी रहे, 40 मिनट्स भी रहे। 40 मिनट इरेक्शन? इरेक्शन। सेक्स टाइमिंग कैसे बढ़ाया जा सकता है? मैं सुसाइड कर लूँगा, आप मेरा इलाज करिए, क्योंकि मेरी वाइफ मेरे फ्रेंड से सेक्स करती है, मेरे को बताती है कि मैं कर रही हूँ, क्योंकि तू नपुंसक है। 80% लेडीज में पेनिट्रेशन से ऑर्गेज़म नहीं आता है। कैसे आती है लड़कियों को फील गुड फीलिंग? ऑर्गेज़म के लिए रबिंग चाहिए, ऑर्गेज़म के लिए क्लिटरिस की स्टिमुलेशन चाहिए, ऑर्गेज़म के लिए जो आज 30 सेकंड पे है उसको 40 मिनट इरेक्शन। तो ये 4 चीजें आप घर पे कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहला है कि अपनी मास्टरबेशन की हैबिट क्विट कीजिए। सेकंड है अपने मास्टरबेशन को 30 दिन में कैसे क्विट कर सकते हैं? दोस्तों, सच तो ये है कि आज मास्टरबेशन हम सबकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। डेटा बताता है 18 साल से कम उम्र के बच्चे बहुत ज्यादा पॉर्न देख रहे हैं, जिसकी वजह से मास्टरबेशन बढ़ रहा है और वो आदत ऐसी बन जाती है कि वो छूटती नहीं है। बहुत सी स्टडीज आपको बता देंगी कि मास्टरबेशन के बहुत हेल्दी बेनिफिट्स होते हैं। पोस्ट नट क्लैरिटी और आपकी लाइफ इजी बना देती है, स्ट्रेस खत्म कर देती है। अब बिजनेसेस चलाने हैं तो इस तरह के आर्टिकल्स तो मिलेंगे, बट रियलिटी ये है कि 8 बार दिन में जो लड़के मास्टरबेट करते हैं वो इस हालात पर पहुंच चुके हैं कि वो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं। ये कोई हवा का कॉन्सेप्ट नहीं है, रियल लाइफ केसेस हैं जो कि हमारे समाज में हो रहे हैं। मैंने जब आज के गेस्ट के साथ ये डिस्कशन करी, उन्होंने बोला कि ये कुछ भी नहीं है। मेरे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पर बीवी, वाइफ अपने हस्बैंड को बोल रही है कि तू निपुंसक है, इसलिए मैं तेरे दोस्त के साथ सेक्स कर रही हूं। कोई बॉलीवुड पिक्चर नहीं है, ये हमारे समाज में हो रहा है। और अगर आज हमने इसके बारे में नहीं सोचा, फ्यूचर में रिलेशनशिप्स ही नहीं रहेंगे। ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड बन रहा है कि सेक्स भी सिर्फ वीआरस लगाकर करेंगे हम मशीन्स नहीं है, इंसान है। इसलिए कॉन्वर्सेशन सभी के लिए बहुत रेलिवेंट होने वाली है। प्रेजेंटिंग डॉक्टर विजयन गोविंद गुप्ता, एक सर्टिफाइड यूरोलॉजिस्ट है। पिछले कई सालों से सेक्स एजुकेशन के ऊपर बहुत ही नॉलेजेबल कंटेंट बना रहे हैं। 13 साल के बच्चे को नाइटफॉल क्यों होता है, वो रब करता है। पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? कपल्स अपने पार्टनर को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं कि वो कहीं बाहर ना जाए? दे हैव टू नो अबाउट देयर पार्टनर। इरेक्शन पहले 40 मिनट तक होता था, सर ने बताया, अब 2-3 मिनट बचा है। क्या करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट, जो इस ट्रैप में फंस गया है, सिंपल टेक्निक से कैसे कोई भी मास्टरबेशन क्विट कर सकता है। बहुत मेहनत करते हैं ऐसा कंटेंट बनाने के लिए, इसलिए हर बार की तरह थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। बिकॉज जब भी आप सुपर टॉक्स के साथ ट्यून इन होते हैं, यू नॉट ओनली कंज्यूमिंग अ पॉडकास्ट चैनल, आप एक मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। बिकॉज पिछले 9 सालों से हम एक एनजीओ चलाते हैं फॉर ओवर 200 अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। तो व्हेनेवर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या मेंबरशिप प्रोग्राम्स का हिस्सा बनते हैं, आप सिर्फ ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट ही नहीं ले रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट करते हैं। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द शो। अच्छा, मैंने एक चीज नोट किया कि आप अपनी वीडियोस में बहुत रॉ हो, वीर्य को वीर्य बोलोगे, कोई ऐसा घुमाते नहीं हो आप। नहीं, तो आई रियलाइज, मतलब मेरे को ये रियलाइजेशन बहुत जल्दी हो गई थी यूट्यूब पे कि जब तक आप देखो जो आपको देख रहा है, जब तक उसकी भाषा में, उसके लैंग्वेज में बात नहीं करोगे, जब तक आप उसके वर्ड्स यूज नहीं करोगे, तब तक वो आपसे रिलेट नहीं करेगा। सेक्स को इंग्लिश में कैसे समझाओगे और सेक्स को हिंदी में कैसे समझाओगे? अब सेक्स को इंग्लिश में बोलेंगे इंटरकोर्स। अब इंटरकोर्स लुक्स वेरी मैकेनिकल। ठीक है, इंटरकोर्स इज लाइक यार कुछ काम हो रहा है, मशीन जैसे की मशीन का काम हो रहा है। जबकि सेक्स को हिंदी में बोले संभोग। आप भोग कर रहे हो, आप कुछ एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, आप चीज संभोग मतलब क्या है कि 2 लोग मिलके किसी चीज का भोग कर रहे हैं। करेक्ट। ठीक है, तो आप एक दूसरे के शरीर को भोग रहे हो, या आप एक तरह से किसी चीज को आप एंजॉयमेंट इट इज। तो सेक्स इज अबाउट एंजॉयमेंट। ठीक है, सेक्स इज अबाउट कि 2 लोग मिलके कुछ क्रिएट कर रहे हैं। जो एंडोर बच्चा क्रिएट कर रहे हैं, चाहे एक मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप कुछ क्रिएट कर रहे हो। इंटरकोर्स इज लाइक
कि एक मतलब इट्स लाइक पॉर्न, कि आप पॉर्न देख रहे हो, जबकि मतलब पॉर्न इज लाइक आर्टिफिशियल एंड द सेक्स इज लाइक रियल। तो मेरे को संभोग बेटर लगता है वर्ड एज कम्पेयर टू इंटरकोर्स। आपके इतने एक्सपीरियंस में जब आपने इनिशियली शुरू किया था और जब आप वीडियोस वगैरह बना रहे थे, सबसे अजीब कमेंट आपने क्या पढ़ा पहली बार, जो आप पढ़कर भी आप सोच रहे थे यार ऐसे भी कोई कैसे पूछ सकता है? नहीं तो देखो, यूट्यूब का सबसे अच्छी बात यह है, यूट्यूब की सोशल मीडिया की कि पर्दा है, इवन दो आप आमने सामने हो पर पता नहीं तो पर्दा है कि कौन बोल रहा है। तो इस कारण से बहुत लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं जो कई बार गलत भी होता है, गंदा भी लगता है, दुख भी होता है। नॉट पर्सनली, उनकी सेक्स प्रॉब्लम के हिसाब से उन्होंने कुछ ऐसा पूछा आपसे? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे किस्से, ऐसे तो कोई एक किस्सा किया तो हजारों किस्से। अपने तो यूट्यूब चैनल पे आप अगर, मेरे तो कई बार सब्सक्राइबर्स बहुत इसलिए सब्सक्राइबर है क्योंकि मेरे चैनल की कमेंट्स पढ़ते हैं। अच्छा। हाँ, तो दे सब्सक्राइब टू रीड माई कमेंट्स। कोई कमेंट्स में ही इतने सारे दिलचस्प किस्से होते हैं कि उसमें एक पूरी मनोहर कहानियों की किताब लिखी जा सके। सबसे ज्यादा दिलचस्प किस्सा बताइए आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक पेशेंट है जिसको जो कहता था कि यूट्यूब पे कि सर मैं सुसाइड कर लूँगा, आप मेरा इलाज करिए क्योंकि मेरी वाइफ मेरे फ्रेंड से सेक्स करती है, ठीक है, और वो मेरे को बताती है कि मैं कर रही हूँ क्योंकि तू इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो आप समझिए कि उसकी जो कमेंट्स में तो दर्द था, मतलब कि ना इसलिए कि अपनी वाइफ जिससे वो रिश्ता है उसका, और चलो एक होता है चीटिंग, चीटिंग है कि उसने बताया नहीं, चीटिंग नहीं है उसके सामने दूसरे आदमी से संबंध बनाना और उसको बताना कि मैं कर रही हूँ क्योंकि तू नपुंसक है, ठीक है। तो दैट मैन वाज सो डिप्रेस्ड कि हमने उसको बुलाया क्लिनिक पे कि तू क्लिनिक पे आ। ये कमेंट पढ़ के दिस साइड की कॉन्टैक्ट माई टीम एंड उसको बुलाया हमने, उसकी प्रॉब्लम समझी। ही डिडंट हैव मनी, पैसे नहीं थे, तो हम कुछ इलाज कॉम्प्लीमेंट्री भी करते हैं, सोशल कॉज के लिए करते हैं। सो ट्रीटमेंट भी किया उसका, इवन दो ट्रीटमेंट के बाद उसने डाइवोर्स किया अपनी वाइफ को, ठीक है, बिकॉज ही डिड नॉट, वो अपने उसका रहना चाहता नहीं था, बट ही गॉट ऑल राइट। और उसके बाद शादी भी करी, शादी का कार्ड भी आया हमारे पास, और अभी ही इज़ हैप्पी, मतलब फॉलोअप होता है, अभी बच्चे भी है। तो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स ना लाइफ चेंजिंग होती है, करेक्ट, ठीक है। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आर नॉट, मैं बार बार कहता हूँ कि जो सेक्स प्रॉब्लम्स है ना वो एक आदमी की प्रॉब्लम ही नहीं है। सेक्स प्रॉब्लम एक कपल प्रॉब्लम है, एक सामाजिक प्रॉब्लम है, क्योंकि दो लोग बीमार है इसमें। जो सेक्स नहीं कर पा रहा वो तो बीमार है ही, पर जिसके साथ सेक्स होना था, जिसका संभोग होना था, जो वाइफ है, पार्टनर है, वो साथ में बीमार है, क्योंकि उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसकी इमोशनल डिस्ट्रेस, उसका क्योंकि एंड ऑफ द डे दोनों दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसलिए संभोग बढ़ रहा है ना, दो सम है, मतलब दो लोग कर रहे हैं। अगर एक आदमी नहीं कर पा रहा तो दूसरा पार्टनर भी अपने आप उसको, ही इज ऑल्सो आउट ऑफ द पिक्चर। तो इसलिए वी गेट लॉट ऑफ दिस, मतलब वियर्ड प्रॉब्लम्स और बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं, तो वी मैनेज दैट ऑल्सो। प्रॉब्लम एक रिश्ते में ऐसी क्या आती है कि एक बीवी अपने पति के साथ सेक्स नहीं करना चाहती और वो बाहर चली जाती है? देखो अगेन, ये सोसाइटल क्वेश्चन है या मॉरल क्वेश्चन भी हो सकता है, बट 50% ऑफ टाइम्स, मतलब जो हमने देखा है कि 50% ऑफ टाइम्स तो ये इमोशनल इश्यूज में प्रॉब्लम होती है, सेक्सुअली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सेक्स सब कुछ हो रहा होता है, बट बिकॉज ऑफ इमोशनल कोल्डनेस, या हस्बैंड इज नॉट अ नाइस हस्बैंड, या मे बी दे हैव सम रिलेशनशिप आउटसाइड, वो एक सेपरेट क्वेश्चन है। बट 50% ऑफ टाइम्स क्योंकि सेक्सुअल लाइफ पुअर हो गई है, क्योंकि सेक्सलेस मैरिज हो गई है, क्योंकि शादी में जो सेक्स है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हस्बैंड वाइफ के बीच में सेक्स नहीं हो पा रहा है, तो वाइफ फुलफिलमेंट के लिए बाहर देखना शुरू करती है। एंड इस कारण से फिर वो कई बार जब बाहर देखना शुरू करती है, घर पे सेक्स नहीं हो रहा है, तो दे फाइंड पार्टनर्स एंड देन स्लोली। और देखो, सेक्स से ही इमोशन डेवलप होते हैं, सिंपल सी बात है। अगर मैरिज है, मैरिज में सेक्स नहीं है तो इमोशनल अटैचमेंट डेवलप नहीं होती है। जो इंटीमेसी है, जो एक्चुअल इंटीमेसी है हस्बैंड वाइफ की, वो बिस्तर में होती है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ की इंटीमेसी रिश्तों से नहीं आती, फेरों से नहीं आती, पेपर से नहीं आती, प्रॉपर्टी से नहीं आती, पैसे से नहीं आती। असली इंटीमेसी कपल्स की उनके बेडरूम रिलेशन से आती है, ठीक है। आप लड़के आए हो, आप डिफिकल्टी हो, तो हस्बैंड वाइफ में इंटीमेसी ज़रूरी है, ठीक है। एक हेल्दी कपल रिसर्च के हिसाब से एटलीस्ट महीने में 4 बार तो संभोग करता है, एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार संबंध बनते हैं। और अगर कपल्स आते हैं जो 8-8 महीने, 9-9 महीने, साल हो गया है, हस्बैंड वाइफ पे जा ही नहीं रहा है, वाइफ से सेक्स हो ही नहीं रहा है, ठीक है, मतलब हस्बैंड वाइफ को बुलाता भी नहीं है पास में, तो फिर एट सम पॉइंट हस्बैंड तो चलो मास्टरबेट करके डिस्चार्ज हो जाते हैं, वाइफ रिमेन्स अनफुलफिल्ड, एंड देन दैट क्रिएट्स सिचुएशंस जहाँ पर ऐसा होता है कि वाइफ को एक्सटर्नल पार्टनर्स ढूंढने पड़ते हैं, या घर के बाहर बात चली जाती है। ज़्यादा इस वजह से ऐसी वजह में लड़कियां ज़्यादा करती हैं लड़कों से कंपैरेटिवली?
चीटिंग नहीं, आई थिंक जो आपने केसेस देखे हैं अपने एक्सपीरियंस नहीं, तो देखो आई एम अ मेंटल डॉक्टर, राइट, तो मेरे पास तो मर्द ही आता है, तो वो अपनी प्रॉब्लम तो लेकर आते होंगे ना? तो मर्दों में प्रॉब्लम यही होती है, तो मेरे पास तो दोनों तरह के पर्द आते हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनका रिलेशनशिप घर के बाहर भी है, मल्टीपल पार्टनर्स है, जो आते हैं कहते हैं कि सर हमारे पास घर में सेक्स हो जाता है, बाहर नहीं हो पाता, या रिवर्स भी ट्रू है, कई आते हैं कि सर घर में हो जाता है, बाहर नहीं हो पाता। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो STD लेके आते हैं। तो मेरे को लगता है कि समाज में तो बाहरी रिश्ते बन रहे हैं, मॉरल फैब्रिक ब्रोकन है, या समाज एडवांस हो गया है, या लोग बातें करना शुरू कर दिया है, पर डेफिनेटली मेल्स ज़्यादा पार्टनर्स रखते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशंस में, आज भी जो भारतीय नारी है वो बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशंस में यूजुअली घर के बाहर जाती है, जब घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। यूजुअली फीमेल्स टेंड टू बी मोर लॉयल, मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस में। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड, जैसे आपने मास्टरबेट की बात की, तो मास्टरबेशन की वजह से क्या रिलेशनशिप्स खराब होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो आई थिंक मास्टरबेशन इज द नंबर 1 कॉज फॉर रिलेशनशिप्स का ब्रेकडाउन इन इंडियन मैरिजेस। तो ये हो सकता है कि शादी के पहले की मास्टरबेशन हैबिट्स हो, इवन शादी के बाद भी कंटिन्यू करते हैं। मेरे इतने सारे कपल्स आते हैं जिसमें हस्बैंड मास्टरबेशन कर रहा है मैरिज होने के बाद भी। ठीक है, मतलब वो अपने आप को सेल्फ प्लेजर में ज़्यादा बिलीव कर रहा है एज कम्पेयर टू रिलेशनशिप विद द वाइफ। एंड कई बार ये मास्टरबेशन पहले बच्चे के बाद भी रहती है, सेकंड के बाद भी रहती है। ठीक है, तो आई थिंक मास्टरबेशन इज वेरी डेरोगेटरी या वेरी डिस्टर्बिंग फॉर द मैरिड लाइफ। आपकी इसी वीडियो पे आदित्य मिश्रा ने कमेंट किया, उसने लिखा आप बोलते हो मास्टरबेशन मत करो, ठीक है, अपनी अर्जेस को कैसे कंट्रोल करें, एक सही लड़की को कैसे ढूंढें, हाउ टू डू दिस एवरी डे। इन फैक्ट आई एम श्योर कि आपके पास इसका कोई आंसर नहीं होगा। नहीं, देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे लड़के से आया है जिसकी कोई पार्टनर ही नहीं है। ठीक है, डेफिनेटली मैं गारंटी कह सकता हूँ कि आदित्य मिश्रा जी जो है वो सिंगल मेल है, जिन्होंने एक्चुअल रियल लाइफ जी नहीं है। ठीक है, ये फिल्मों में दिखाते हैं कि सेक्स डेली होता है मैरिज। मैंने अभी बताया आपको कि हेल्दी सेक्स लाइफ, हेल्दी मैरिटल सेक्स लाइफ इज यूजुअली 4 times a month, once a week कपल्स में सेक्स होता है। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, बच्चे होते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, तो ना तो आदमी की इतनी अर्ज होती है और ना ही औरत की इतनी अर्ज होती है कि डेली सेक्स हो। डेली सेक्स नॉर्मली होता है हनीमून पीरियड में, जो शादी के इनिशियल 6 या 7 महीने होता है, और उस समय वाइफ भी कोऑपरेट करती है और हस्बैंड भी कोऑपरेट करता है। तो मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि लड़की को मनाना पड़ता है। मोस्ट वुमेन हैव अ गुड सेक्स डिजायर। ये अगेन एक मिसकंसेप्शन है कि लड़कियों में सेक्स डिजायर नहीं होती, कि लड़कियां मना करती है, कि लड़कियां कब मना करती है, औरतें कब मना करती है। ऐसा हो सकता है कि लड़का फील नहीं कर रहा हो लड़की के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। आप समझिए कि ये जो है ना, ये जो मिसकंसेप्शन है कि वुमेन में लिबिडो कम है, या कहते हो ये एक मिथ है कि आज मैं नहीं करूँगी, वुमेन मना करती है। देखो 2-3 प्रॉब्लम्स है इसमें। पहली प्रॉब्लम ये है कि वुमेन्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे नेचुरल जो हार्मोन्स है वो सर्ज और डिप करते हैं। तो कई लेडीज में महीने में 3 या 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन ऐसे होते हैं जब वो फिजिकली, मतलब दे आर नॉट मेंटली, इमोशनली, हार्मोनली प्रिपेयर्ड सेक्स करने के लिए। तो वो एक कोई भी हस्बैंड होगा तो वो समझेगा। पहली बात ये है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि बहुत रिश्तों मैंने देखा है कि हस्बैंड जो है वो सिर्फ अपनी सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन फोकस करता है। उसका पर्पज ये है कि मैं डेली करूं पर मैं डिस्चार्ज हो जाऊं और सो जाऊं, जिसमें उसकी पार्टनर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इस कारण से वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से लेडीज मना करती है। ठीक है, बहुत बार जो फीमेल्स आती है उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि सर सेक्स तो मैं रोज कर लूँ, पर होता क्या है, ठीक है, ये आते हैं, चढ़ते हैं, चिपटते हैं, डिस्चार्ज होकर सो जाते हैं। ना ये फोर प्ले करते हैं, ना ये मुझे डिस्चार्ज करते हैं, ना ये मेरा ऑर्गेज़म कराते हैं। ही इज़ वायलेंट। ठीक है, ये सेक्स को एंजॉय नहीं करते, ना मुझे एंजॉय करने देते। इनका पर्पस है कि दे आर स्टिल डूइंग समथिंग कॉल्ड एज वजाइनल मास्टरबेशन। ये मास्टरबेटर थे पहले भी, इनको भी खाली डिस्चार्ज ही करना है। इनको वो इंटीमेट सिनेरियो, वो इंटीमेसी बनानी ही नहीं है। तो जब एक वाइफ को वो इंटीमेसी नहीं मिल रही है, जब वो सेक्स में उसको वो ऑर्गेज़म नहीं आ रहा है, जब सेक्स में उसको वो फील गुड हार्मोन नहीं आ रहे, ना पोस्ट सेक्स हगिंग हो रही है, ना प्री सेक्स फोर प्ले हो रहा है, तो स्लोली दे स्टार्ट विड्रॉइंग। उनके लिए भी सेक्स बिकम लाइक इंटरकोर्स। फिर उनके लिए वो सिर्फ एक मैकेनिकल पार्ट है, संभोग नहीं रहा। तो वो मैकेनिकल पार्ट नहीं मन करता उसका करने का। वो कहती है मैं महीने में 1 ही बार करूँगी। जब तुमने डिस्चार्ज ही होना है और मेरा कुछ होना नहीं है तो मैं क्यों संभोग करूँ। क्या होना चाहिए आइडियली होना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ में कम्युनिकेशन होनी चाहिए। हस्बैंड शुड आस्क हिज वाइफ कि व्हाट मेक्स यू फील गुड, क्या आपको अच्छा लगता है। फोर प्ले होना चाहिए। आइडियली सेक्स में दोनों का डिस्चार्ज होना चाहिए, मतलब दोनों को ऑर्गेज़म में पहुंचना चाहिए, दोनों को चरम सीमा पहुंचना चाहिए। लड़कियों का डिस्चार्ज नहीं होता।
नहीं, डिस्चार्ज वर्ड मैंने इसलिए यूज नहीं किया कि डिस्चार्ज जैसे सीमन डिस्चार्ज मतलब कि क्लाइमैक्स, डिस्चार्ज मतलब कि सेक्सुअल ऑर्गेजम, डिस्चार्ज मतलब कि वो फील गुड फीलिंग जो सेक्स खत्म होने के बाद आती है। कैसे आती है लड़कियों को फील गुड फीलिंग? तो लड़कियों को फील गुड फीलिंग जैसे मर्दों में आती है, इट इज अ रिदमिक कंट्रैक्शन जो पेल्विक फ्लोर्स है। जैसे हमारे भी जब डिस्चार्ज होता है, मर्दों में ऑर्गेजम होता है तो सीमन निकलता है, नीचे कंट्रैक्शन होती है, एक ऊर्जा का प्रवाहन होता है, यू फील गुड। सिमिलर फीलिंग लड़कियों में भी आती है जब उनकी चरम सीमा पहुंचती है तो। पर लड़कियों की चरम सीमा या लड़कियों को ऑर्गेजम पहुंचना मुश्किल होता है, बिकॉज उनको उसके लिए दे हैव टू आइडेंटिफाई कि कैसे होगा। मर्दों में क्या है कि बचपन से मास्टरबेट करते रहते हैं तो नो कि पेनिस को हम शेक करेंगे और हमको डिस्चार्ज हो जाएगा। लेडीज़ में ऐसा नहीं होता, ठीक है। मोस्ट लेडीज़ में पहला ऑर्गेजम शादी के बाद ही होता है, रिलेशन बनने के बाद ही होता है, तो उनको सीखना पड़ता है। वो तभी हो पाएगा जब हस्बैंड कोऑपरेटिव होगा, ठीक है। 80% लेडीज़ में पेनिट्रेशन से ऑर्गेजम नहीं आता है। ऑर्गेजम के लिए रबिंग चाहिए, ऑर्गेजम के लिए क्लिटरिस की स्टिमुलेशन चाहिए, ऑर्गेजम के लिए वुमन ऑन टॉप पोजीशन चाहिए, वो सब होता ही नहीं है। तो इस कारण से जब लेडी को ऑर्गेजम नहीं आता है, एंड फॉर हर इट इज़ अ मैकेनिकल पार्ट। मेरे आज भी कपल्स आते हैं मेरे क्लिनिक में जिसमें शादी हो गई है, 2 बच्चे हो गए हैं और आज तक लेडी ने ऑर्गेजम किया ही नहीं है। उनके लिए सेक्स का मतलब है कि बस इनका डिस्चार्ज हो जाए, बस ये सो जाए, बस मुझे तंग ना करे। तो ऐसे सिचुएशन में आप समझो कि अगर कोई ये आदित्य मिश्रा जी लिख रहे हैं, ठीक है, नाम नहीं, मतलब एनीबडी, इट कैन बी एनीबडी, पर पूछा उन्होंने है। हाँ, पूछा उन्होंने, बट अगर इफ ही इज राइटिंग दिस तो मेरे को डेफिनेट क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि इस आदमी ने सेक्स नहीं किया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें आज। आप बता देना कि जैसे जितने लड़के, जितना मुझे समझ आ रहा है कि आधे लड़के ऐसे हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, पता नहीं चल पाता कि लड़कियों को फील गुड ऑर्गेजम कैसे आता है। तो जो भी सुन रहा है अपने, चाहे वो गर्लफ्रेंड्स हो या किसी की वाइफ हो, कोई भी लड़की हो, ये फील गुड हार्मोन जो आप कह रहे हैं डेवलप होना है, ये फीलिंग होती है, क्या स्टेप्स होने चाहिए अगर आप इसको ब्रेक डाउन अच्छे से कर दो? फील गुड हार्मोन नहीं है, देखो विमेन की जो फिजियोलॉजी है वो डिफरेंट है मेन से। तो क्या करना चाहिए मुझे आप सिंपली बता दो। तो विमेन के अंदर जो है उनका अराउजल के लिए टाइम लगता है। तो फॉर एग्जांपल जो आदमी है उसको तो सिर्फ एक नेकेड बॉडी देखने भर से इरेक्शन आ जाता है, ठीक है। हमारी बॉडी में क्या है, विजुअल स्टिमुलस, सिर्फ एक लड़की का शरीर देख के या इवन साउंड्स, आवाज़ों से या इवन स्मेल से भी इरेक्शन आ जाते हैं, ठीक है। हमें तो क्या है, बहुत अगर बहुत बेहतरीन खुशबू वाली लड़की आपके पास बैठी है तो कई बार स्मेल से भी इरेक्शन आ जाता है। तो दैट इज द मेल वे ऑफ गेटिंग अराउज्ड, राइट। बट वुमेन का अराउजल विजुअल स्टिमुलस से और स्मेल से और शेप से नहीं आता है। वुमेन का स्टिमुलस लव से, इंटीमेसी से, प्यार से, रिस्पेक्ट से, इमोशनल बॉन्डिंग से आता है, ठीक है। तो पार्ट 1 वो है कि आप अपनी वाइफ के साथ एक रोमांटिक या इमोशनल बॉन्ड बनाइए, ठीक है। सेक्स की परमिशन लीजिए, ठीक है। उनको संभोग के लिए तैयार कीजिए, ठीक है। तो दैट कैन ओनली हैपन अगर आप सपोज आप लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, या वाइफ घर में खुश नहीं है, या आपके घर में कोई और मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो डेफिनेटली उसको वो अराउजल आएगा ही नहीं। फिर स्टेप 2 है कि अराउजल के लिए वुमन को लेके जाना पड़ता है फोर प्ले के माध्यम से। तो फोर प्ले कैन इंक्लूड किसिंग, फोर प्ले कैन इंक्लूड हगिंग। फोर प्ले मतलब कि जो योनि है, योनि के आसपास खेलना, उनकी जो क्लिटरिस है, जो सबसे सेंसिटिव पार्ट है, उसको स्टिमुलेट करना, ठीक है। उनको जिसको कहते हैं ना गीला करना, जो सिंपल हिंदी टर्म में, उनको अराउज करना, उनको वेट करना कि उनकी जो वजाइना है उससे सिक्रीशंस बने, कि वो पूरी तरह से वार्म हो, उनकी शरीर आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, ठीक है। और उसके बाद फिर हम पेनिट्रेशन पे आए। पेनिट्रेशन मतलब कि वजाइना के अंदर लिंग का प्रवेश या इंटरकोर्स स्टार्ट हो। और इंटरकोर्स के अंदर भी बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि पेनिट्रेशन कि सिर्फ योनि में पेनिस डालने से आ जाएगा ऑर्गेज़म। ऐसा नहीं है कि मेरा छोटा है, या मुझे बहुत देर तक अंदर झटके मारने हैं, या मुझे बहुत देर तक सेक्स करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो पेनिट्रेशन इज़ ओनली वन पार्ट, बट उसके अलावा जो क्लिटरल स्टिमुलेशन है, क्लिटरल रबिंग है, वो ज़रूरी है। तो कई लेडीज़ में पेनिट्रेशन से ऑर्गेज़म आता ही नहीं है। उनको वुमन ऑन टॉप पोजीशन में आके अपने हस्बैंड के शरीर पे अपने मतलब वजाइना के मुंह को रगड़ना पड़ता है डिस्चार्ज करने के लिए। और उसके बाद जब उनको लगे, एंड जो लड़की नहीं है, जो नई शादी में है, उसको पता भी नहीं है ऑर्गेज़म कैसे होता है, तो इट टेक्स टाइम। तो आपको भी टाइम देना पड़ेगा उनको समझने के लिए। वो पहले कोई भी वुमन इतना ओपन ही नहीं होगी कि अपने हस्बैंड से ओपनली डिस्कस कर ले। आप डे 1 शादी के है, आपका स्वागत का दिन, आप पहले जाकर नहीं पूछ सकते उनसे कि आपको ऑर्गेज़म कैसे लाऊं, ठीक है। आपने ना तो उनसे कोई संपर्क बनाया है, ना रिलेशन बना है, ना इमोशंस डिस्कस हुए। तो वी आर मैन आर ऑलवेज इन अ हरी कि जल्दी सब कुछ हो जाए। जल्दी नहीं होता है। वुमन की सीक्रेट्स को अनलॉक करने में टाइम लगता है, एंड इट्स एन एफर्ट, एंड इट टेक्स टाइम। और वो तभी कर पाओगे एफर्ट जब अपनी स्त्री से एक्चुअली प्यार करते हो, अगर आप उस रिलेशन में इन्वेस्टेड हो। अगर वो रिलेशन सिर्फ एक गर्लफ्रेंड का रिलेशन है, वन नाइट स्टैंड है,
तो आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि आप उस वुमन पे इतना टाइम स्पेंड करोगे कि यू विल वांट टू टेक हर टू द एंटायर प्रोसेस। और जो मैरिड कपल्स, आई स्टिल हैव मैरिड कपल्स जो आते हैं जो बहुत खुश है, जिसके अंदर हस्बैंड ने टाइम लिया है, उसने रिलेशन डेवलप किया है। हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, उसमें उन्होंने बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हैं मैस्टरबेट करने के। स्ट्रेस को रिलीव करता है, सेक्सुअल टेंशन को ख़त्म करता है, आपका मूड बेटर कर देता है, आपको रिलैक्स फील देता है, एंजाइटी ख़त्म होती है, आपको अच्छी नींद आती है, सेक्स लाइफ बेटर होती है। तो आप मास्टरबेशन के इतने खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि ये सारे बेनिफिट सेक्स के हैं, मास्टरबेशन के नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है कि आपने एक चीज़ के बेनिफिट्स को दूसरी चीज़ में ट्रांसलोकेट कर दिया है। तो जितने भी आर्टिकल्स है इंटरनेट पे, जितना भी मटेरियल है, ये बेसिकली एक फैक्ट का एम्प्लीफिकेशन है कि मास्टरबेशन इज हेल्दी, जबकि एक्चुअल फैक्ट ये है कि मास्टरबेशन इज नॉट अनहेल्दी। इट इज लाइक मास्टरबेशन समटाइम्स टू रिलीव एन अर्ज इज नॉट अनहेल्दी, बट डेली मास्टरबेशन इज नॉट अ मल्टीविटामिन कि रोज लेना है। इट इज नॉट अ जूस जिसको रोज पीना है, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो है, रिलीविंग स्ट्रेस, रिड्यूसिंग सेक्सुअल टेंशन, इंप्रूविंग योर मूड, ये सब बेनिफिट्स सेक्स के हैं, संभोग के हैं, जिसमें आप रिलेशन बना रहे हो, जिसके अंदर वो पूरा प्रोसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने खाना खाया है, वो प्रॉपर्ली प्रोसेस हुआ है, तो आपको मॉर्निंग में स्टूल्स में निकलेगा। अगर प्रोसेस नहीं हुआ है तो आपको वॉमिटिंग में निकलेगा। दोनों में आपके पेट में आराम पड़ेगा, ठीक है, पर वॉमिटिंग इज अनप्रोसेस्ड डिस्चार्ज। सिमिलर मास्टरबेशन के साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं। एंड मैंने इसके बारे में इसलिए बात करना शुरू किया बिकॉज मैं डेली अपनी प्रैक्टिस में मास्टरबेशन के साइड इफेक्ट्स देख रहा हूँ। मास्टरबेशन के साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स है, मास्टरबेशन के फिजिकल साइड इफेक्ट्स है, मास्टरबेशन के साइड इफेक्ट्स पेनाइल हेल्थ पे है, मास्टरबेशन के साइड इफेक्ट्स पेल्विक फ्लोर पे। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि जो लड़के मास्टरबेशन रेगुलरली करते हैं, लार्ज वॉल्यूम में करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो अपनी मैरिज के बाद या अपनी पार्टनरशिप बनने के बाद रिलेशनशिप्स के अंदर भी फेल होते हैं, ठीक है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, प्रॉपरली अपने आप को अराउज नहीं कर पाते हैं, विनोजेनिक ई डेवलप होता है। इसलिए आई फील कि दीज बेनिफिट्स आर ऑफ ओकेजनल मास्टरबेशन इन लेट मैरिजेस, जहाँ पर हम ओकेजनली अर्ज के लिए कर रहे हैं, पर इट इज़ नॉट अ डेली हैबिट दैट नीड्स टू बी मेड। ज्ञान शाह आपकी किसी वीडियो में बोलते हैं कि मैं मास्टरबेट नहीं करता, मुझे नाइटफॉल होता है हर 2 से 3 दिनों में। तो क्या इजैकुलेशन हमारी लाइफ का एक पार्ट नहीं है, चाहे वो आप अपने हाथ से करो या ना करो? क्योंकि मेरे में तो नेचुरली रात को हो जाता है, रात को वीर्य निकल जाता है। सो इस हिसाब से मास्टरबेट क्यों नहीं करना चाहिए? वो तो हो ही रहा है ना, मैं नहीं भी कर रहा था। नहीं, सो नाइटफॉल इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली आपकी जो बॉडी है वो कुछ मात्रा में सीमन बनाती है, डेली बनाती है, और अगर आप रेगुलरली मास्टरबेट नहीं कर रहे तो वो सीमन एट सम पॉइंट नॉक्टर्नल ड्रीम्स में फुल इरेक्शन आता है। जब आप सोते हैं तो आरईएम स्लीप होती है, आरईएम स्लीप में सपने आते हैं। सपनों के अंदर अगर आपको सेक्सुअल ड्रीम्स आ रहे हैं जो कि हेल्दी है, आपको हेल्दी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है, तो आपको अर्जेस होंगे, सेक्सुअल ड्रीम्स आएंगे, और उसमें इरेक्शंस भी आते हैं नाइट में। इरेक्शन के साथ में 2 या 3, 4, 5 दिन के अंदर जो सीमन इकट्ठा हुआ है वो सेल्फ इजैकुलेट हो जाता है, ठीक है। बट दैट इज नॉट इक्वल टू मास्टरबेशन। दैट इज एक्सक्रीशन ऑफ अ सेमिनल कंटेंट जो बॉडी के अंदर जरूरत के हिसाब से रखा जाएगा, जो नहीं जरूरत है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो उसको मास्टरबेशन से फोर्सफुली डिस्चार्ज करने का कोई लॉजिक नहीं है। नहीं तो अगर नेचुरली निकल रहा है तो फिर उस हिसाब से निकालना तो है ही ना, एनी व्हिच वेज। नहीं, ऐसा नहीं है, वो नेचुरली अपने डिशन से निकल जाएगा। Why do we have to remove it? You have sex or you let it fall out on its own. Why do you have to stimulate yourself artificially? आप कह रहे हैं ऐसे नहीं करना? नहीं, stimulate yourself artificially नहीं। Why do you have to artificially stimulate yourself to discharge it? It's not, जब वो उतनी क्वांटिटी में बन जाएगा जितनी क्वांटिटी में उसको रिक्वायर्ड है, वो अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये अपने आप जनरली एक हेल्दी लड़के में कितने देर बाद होता है? Depends upon the age and the testosterone levels. तो बहुत यंग लड़के हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, जिनकी अभी एज कम है, तो हो सकता है कि उनको एवरी सेकंड डे, थर्ड डे नाइटफॉल हो, ठीक है। और कोई अडल्ट्स है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जहाँ पर सेक्सुअल लाइफ भी स्टार्ट हो गई है, तो वहाँ हो सकता है कि हफ्ते 10 दिन में एक बार नाइटफॉल हो, ठीक है। कई बार महीने में एक बार हो सकता है, पर बिल्कुल भी नाइटफॉल ना होना। अगर आप मास्टरबेट नहीं कर रहे हैं और आप सेक्सुअली भी एक्टिव नहीं है और आपको नाइटफॉल भी नहीं हो रहा है, तो देन दैट्स अ साइन कि आपको कोई ना कोई टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो सब नॉर्मल है, सब ऑप्टिमल है। अच्छा, ओके। प्रॉब्लम्स जैसे आपने अभी मास्टरबेशन के बारे में बताया, पहले में और अब में, अगर मैं करंट टाइम्स की बात करूं, अगर मैं 2026 के पर्सपेक्टिव में सोचूं, तो इस वक्त जो भारतीय लड़के हैं उनको मास्टरबेशन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हो रही है? भारतीय लड़कों को मास्टरबेशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है।
उनको पहले और अब में क्या फर्क है, थोड़ा सा मुझे आप डिस्टिंक्शन बताइए कि पहले जैसे 2 4 5 10 साल पहले तक, 5 6 साल पहले तक लड़कों में ये होता था, इंडियन मेन में, अब नहीं, सी मास्टरबेशन इज अ वेरी रिसेंट फिनोमेनन. मास्टरबेशन इज नॉट डिस्क्राइब्ड इन किसी भी एंशिएंट लिटरेचर में, टेक्स्ट में नहीं डिस्क्राइब्ड है. कामासूत्र वगैरह में कामासूत्र में मास्टरबेशन कहीं मेंशन नहीं है. तो मास्टरबेशन रिसेंट फिनोमेना है आफ्टर द एडवेंट ऑफ पॉर्न. ठीक है, वो पॉर्न वीडियो पॉर्न है जो आजकल अवेलेबल है, पर उससे पहले पॉर्न वाज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर, इन द फॉर्म ऑफ आर्ट, पढ़ते थे लोग, इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स. ठीक है, तो मास्टरबेशन इज अ कॉन्सेप्ट. पहले टाइम में दे यूज्ड टू बी अर्ली मैरिजेस, दे यूज्ड टू बी टाइम टू गेट मैरिड. टाइम अगेन दैट इज अगेन अ सोसाइटल फ्रेमवर्क जो चेंज हो गया. पर पहले टाइम में शादी टाइम पे हो जाती थी. ठीक है, सेक्सुअल अर्ज के टाइम पे हस्बैंड और रिलेशन बन जाते थे. तो मास्टरबेशन वाला कॉन्सेप्ट डेवलप होता ही नहीं था. उससे पहले ब्रह्मचार्य पे बहुत सारा जोर था, एक्सरसाइज पे जोर था, हेल्दी लिविंग पे जोर था. एंड मास्टरबेशन वाज नॉट कंसिडर्ड अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ. एंड वाज नॉट प्रमोटेड ऑल्सो, जैसे आजकल प्रमोट हो रहा है कि मास्टरबेशन इज लाइक बेनिफिट्स हैं. आगे मास्टरबेशन तो करना ही चाहिए कि मास्टरबेशन 3 बार करो, नॉर्मल है. बल्कि इसके लिए तो अब मशीनें भी आनी शुरू हो गई है, स्लीव्स भी आनी शुरू हो गए हैं कि अब स्लीव्स खरीद लो आप मशीन. तो इट बिकम अ बिजनेस. अब बिजनेस बनेगा तो बिजनेस का प्रॉफिट होने के लिए मास्टरबेशन प्रमोट होगा. अच्छा, इसकी स्लीव्स क्या आ गई है, मुझे नहीं पता इसके बारे में. अब तो मास्टरबेशन स्लीव्स भी आ गई है, जो आर्टिफिशियल वजाइनास, भाई यू कैन वेयर इट ऑन द पेनिस और वो आपको जैकुलेट करा देगा. अच्छा, तो ये कब आया है? बहुत सारी चीजें अवेलेबल है इंटरनेट पे एंड पेशेंट यूज भी करते हैं. एंड दे से ये हेल्दी है, वो हेल्दी है. मेरे को लगता है कि उसमें ये सब भूल जाते हैं कि भाई हेल्दी सेक्स है, हेल्दी संभोग है, हेल्दी रिलेशनशिप है, हेल्दी इंटीमेसी है. हेल्दी इज नॉट सेल्फ स्टिमुलेशन. इसको सेक्स टॉय कहेंगे जो सेक्स टॉयज. हाँ, ये सब सेक्स टॉयज. सेल्फ मसाजर्स है, पीनिस मसाजर्स है, बहुत सारी चीजें आ गई है जो विमेन प्रमोट भी कर रही है मेन के लिए कि आप को क्या करना है हमसे शादी वादी करके और बच्चे करके, आप सेल्फ एंजॉय करिए, स्लीव्स पहनिए. तो दैट आई फील कि एंड बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोजन ऑफ सोशल मीडिया एंड एक्सप्लोजन ऑफ पॉर्न एंड एक्सप्लोजन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ पॉर्न, सो मास्टरबेशन हैज इंक्रीज्ड अ लॉट. क्योंकि आप हर समय एक सेक्सुअल एनवायरनमेंट में रह रहे हो, आप हर समय एक उत्तेजित अवस्था में रह रहे हो. मतलब आप अगर आज को इंस्टाग्राम पे देखो तो इंस्टाग्राम भी सॉफ्ट पॉर्न ही है. मतलब फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे देखो तो इंस्टाग्राम पे भी विमेन है या जो भी है वो नाच रही है या कपड़े उतार रही है या कुछ ना कुछ जो, मतलब यू आर ऑलवेज लिविंग इन अ हाइपर सेक्सुअलाइज्ड एनवायरनमेंट. तो इस कारण शादी लेट हो रही है. आप हाइपर सेक्सुअल एनवायरनमेंट में हो, अर्ज रिलीज करने के लिए एक्सरसाइजेस की कैपेसिटी लिमिटेड है, पार्क्स नहीं है, ओपन स्पेसेस नहीं है, वर्क स्ट्रेस है. तो आदमी क्या है मास्टरबेशन को एक स्ट्रेस रिलीफ का फॉर्म बना के यूज कर रहा है, जबकि इट इज नॉट द राइट वे. करेक्ट. एंड इसकी वजह से क्या होता है कि आपके मेरे पास रोज मरीज आ रहे हैं जिनका मास्टरबेशन की वजह से अपनी पार्टनर रिलेशन में मन नहीं कर रहा है. ठीक है, आपको जब हैबिट है दिन में 6 लड़कियां चेंज करने की, तो आप एक पर्टिकुलर फॉर्म से, एक वुमन फॉर्म से 30 साल संभोग कैसे करोगे. ठीक है, आप यू गेट बोर्ड. ठीक है, यू लूज इंटरेस्ट. पेशेंट्स आते हैं, तो वाइफ आती है जैसे 3 महीने शादी के हो या 3 महीने 2 महीने ठीक था, डजंट वांट टू. मेजरली अब जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ रही हैं कि जो कपल्स हैं वो रिलेशन नहीं बना पा रहे. रिलेशन नहीं बना पा रहे बिकॉज मास्टरबेशन इतना इम्पैक्ट करता है चीजों को कि दे आर नॉट एबल टू फॉर्म अ रिलेशनशिप. इंटरेस्ट ही नहीं बनता है, इरेक्शन पूरा सस्टेन नहीं हो रहा है. दे आर सो यूज्ड टू होल्डिंग इट इन द हैंड कि जब वजाना में डालते हो तो वो होल्ड ही नहीं होता है, वो ड्रूप हो जाता है. ठीक है, दे आर सो यूज्ड टू जस्ट रैपिडली रिमूविंग द सीमन इजैकुलेट कि देयर बॉडी गेट्स ट्रेन्ड इन दैट पर्टिकुलर वे. और जब वो सेक्स करना होता है वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है कि वो 2 मिनट क्या 30 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड में डिस्चार्ज हो रहे हैं. ठीक है, दे आर नॉट एबल टू. आपका वार्म हैंड है, यू सो यूज्ड टू द वार्म हैंड कि आपको जो वजाना की सॉफ्टनेस है, वार्मथ है, वो फील ही नहीं होती है. यू एज सून एज यू पेनिट्रेट आप डिस्चार्ज कर रहे हो. ठीक है, योर मास्टरबेशन इज अ हैबिट विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम सेक्स. सेक्स में आप वुमन ऑन टॉप है या आप वुमन के ऊपर पेल्विस मूव कर रहा है. मास्टरबेशन आपका हाथ मूव कर रहा है. तो यू आर जस्ट सिटिंग इन अ टॉयलेट विद अ फोन इन वन हैंड, constantly seeing videos and shaking it. तो that is not how sex happens. तो आप अपनी बॉडी को ट्रेन ही गलत कर रहे हो. So what happens is कि then these men have a lot of difficulty बाद में इसको मतलब अपनी मैरिटल लाइफ को establish करने में और सेक्स करने में. तो that's why I feel कि हो क्या रहा है कि 18 years में अर्जेस आती है, शादी 31 साल में हो रही है, 11 साल का जो गैप है बीच में उसमें रिलेशन बनते नहीं है, सेक्स होता नहीं है. इंडियन सोसाइटी इज नॉट इतना ओपन अभी भी, एंड दैट्स वाई मेन आर masturbating constantly, and these questions are again coming from men जिनको confusing thoughts आ रहे हैं. ये वही आदमी है इस कमेंट्स में जो मास्टरबेशन क्विट करते हुए बेनिफिट दिखता है. आपको मिलेगा पेशेंट बोलेंगे सर हमने 2 हफ्ते मास्टरबेशन छोड़ा
and we are improved. We have more focus, we are getting harder, testosterone seems to rising, हमें erections better आ रहे हैं, हमारा semen quality improve हो रहा है, we are feeling more powerful. But on the other hand, इनको मीडिया में constantly बोला जा रहा है कि masturbation healthy है, 21 बार करना है, masturbation healthy है, 21 बार करना है. So they are confused कि हम किसकी बात माने. हाँ. And because they are confused, so they are running around asking कि सर आप क्यों बोल रहे हो बंद करने के लिए? बाकी सब तो कह रहे करो, तो मैं क्या मना कर रहा हूँ? करो. मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस में जो मैं देख रहा हूँ मरीज 90% पेशेंट्स की स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है मास्टरबेशन की, जिस कारण से उनको रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ रही है, एंड क्विटिंग इट इज गिविंग देम वंडरफुल रिजल्ट्स. तो आप फॉलो करो. रिलेशनशिप के अलावा कोई बॉडी में भी प्रॉब्लम आती है लड़कों को मास्टरबेशन की वजह से? तो रिलेशनशिप्स के अलावा देखो 4 चीजें हैं. पहला टेस्टोस्टेरोन लेवल्स. तो ये प्रूवन है कि मास्टरबेशन क्विट करने टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है. ठीक है. एंड करने से घटता भी है. हाँ, क्विट करते बढ़ जाता है. एंड मोस्ट पीपल आर रेगुलरली मास्टरबेटिंग में टेस्टोस्टेरोन लेवल लो मिलते हैं. ये स्टडीज में है. पर मास्टरबेशन करने से टेस्टोस्टेरोन घट रहा है, इसकी कोई डायरेक्ट स्टडी नहीं है. ठीक है. बट डेफिनेटली क्विट करने से जो टेस्टोस्टेरोन डेफिनेटली इंक्रीजेस. उसका रीजन ये है कि जो सेक्स है, जो खाना है, वो रिवॉर्ड मैकेनिज्म है. तो इट इज बेसिकली कि जब आप मास्टरबेशन करते हो कंटिन्यूस अगेन एंड अगेन, तो आपका जो रिवॉर्ड सेंटर है, आपका जो ब्रेन है, दैट स्टार्ट्स producing less and less dopamine. ठीक है. and that directly affect testosterone levels. ठीक है. masturbation करने से जो आपकी पेनिस की erectile strength है, जो hardness है, वो reduce होती है, because your penis gets used to the stiff grip. तो आपको हाथ की grip become used to it. तो when you leave it, तो it doesn't stand up, it starts falling away. उसको venous leak बोलते हैं. Again, very commonly seen in people who are masturbating. ठीक है. और सेकेंड प्रीमेच्योर ejaculation है, शीघ्र पतन. तो बेसिकली हमारा जो लिंग है उसमें 2 तरह की ब्लड सप्लाई है. एक आर्टरी और एक वेन है. आर्टरी है जो ब्लड को लेके आती है, और वेन है जो ब्लड को लेके जाती है. तो नॉर्मली जब फुल इरेक्शन आता है, जब फुल्ली अराउज होते हो आप, जब आप पूरे इरेक्शन में आते हो, तो आपके ब्लड में, पेनिस में ब्लड भर जाता है, और जो उसकी वेन्स है जो ब्लड कैरी करती है वो बंद हो जाती है. दे गेट शट. सो आपका इरेक्शन सस्टेन रहता है, और नॉर्मल आदमी का इरेक्शन सस्टेन रहना चाहिए. आजकल प्रॉब्लम क्या आ रही है पेशेंट्स को कि सर हम कॉन्डम पहनने जाते हैं तो बैठ जाता है, सर अगर हम हाथ नहीं लगाते तो बैठ जाता है, हमें कॉन्स्टेंटली उसको हिलाते रहना है, अगर हम नहीं टच करते तो बैठ जाता है. वाई? बिकॉज योर बॉडी इज नॉट हैबिचुएटेड कि उसमें पूरा इरेक्शन आए ना, उसमें पूरी हार्डनेस आए ना. तो उसमें क्या है कि वेन्स रिमेन ओपन. सो पेशेंट को प्रॉब्लम आर्टरीज की नहीं है, उसको डायबिटीज नहीं है, उसको हार्ट डिजीज नहीं है, उसकी ब्लड वेसल्स बिल्कुल ठीक है, पर पेनिस इतना एनगॉर्ज ही नहीं हो रहा है, इतना हार्ड ही नहीं हो रहा है कि वो सस्टेन रहे. एंड मोस्ट कॉमन ईडी जो हम यंग लड़कों में देखते हो यही है. दे से कि सर जैसे ही हम मतलब हम बैठे हैं, किसिंग कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, स्ट्रोकिंग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ओरल कर रहे हैं, तो हमारा इरेक्शन रहता है. जैसे ही हम वुमेन के ऊपर आ रहे हैं, जैसे ही पार्टनर के ऊपर आ रहे हैं, वो डाउन हो जाता है. फिर हमें हार्ड करना पड़ता है. फिर हम जैसे ही जाते हैं कॉन्डम लेने, फिर डाउन हो जाता है. सो सस्टेन नहीं होता है. दैट इज द क्लासिकल विनोजेनिक ईडी, टाइप 2 ईडी या विनोक्लूसिव डिजीज, एंड वेरी कॉमनली सीन विद द हिस्ट्री ऑफ मास्टरबेशन. ये इंडियन मैन में भी बहुत कॉमन है. इंडियन मैन में आई थिंक सबसे कॉमन ईडी आज के दिन यही है. यही वाला. सब कहते हैं इरेक्शन तो आता है, प्रॉब्लम इरेक्शन आने में नहीं है, इरेक्शन होल्ड करने में. एवरेज कितना टाइम होता है इरेक्शन का होना जो चाहिए, जो नॉर्मल होता है? जब तक आपकी पार्टनर सेटिस्फाइड हो जाए, जब तक डिस्चार्ज ना हो. नॉर्मल टाइम अलग हो सकता है ना, कोई टाइम नहीं है. नॉर्मल इरेक्शन इज यू शुड बी एबल टू होल्ड इट एज लॉन्ग एज पॉसिबल. देयर शुड बी नो हरी. अगर आपको नॉर्मल अच्छा इरेक्शन है तो हो सकता है 30 मिनट्स भी रहे, 40 मिनट्स भी रहे, 40 मिनट इरेक्शन है इरेक्शन. अगर आप हेल्दी हो तो इट विल रिमेन. ये जो टाइमलाइन जो एडजस्ट हो गई है हमारी 2 मिनट, नॉर्मल वुमन को प्रॉपर डिस्चार्ज होने में 8 मिनट चाहिए या 16 मिनट चाहिए पेनिट्रेशन में. 1-2 मिनट तो कहीं लिखा ही नहीं है. 1 मिनट तो खाली एक डेफिनेशन है साइकियाट्री की बुक्स में, जो कहती है कि जी अगर आपका 1 मिनट से ऊपर है तो आपको पीएमई नहीं है. बट मोस्ट वुमेन रिक्वायर 8 मिनट्स टू 9 मिनट्स ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्स. फोर प्ले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पेनिट्रेशन टू गेट डिस्चार्ज और टू गो टू ऑर्गेज्म. तो उतना तो आपको हार्ड रहना ही पड़ेगा. उससे पहले अगर डिस्चार्ज हो जाएगा या उससे पहले डाउन हो जाएगा तो कैसे कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला. तो इरेक्शन हैज टू बी सस्टेन्ड फॉर एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स अगर आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है. नॉर्मल आदमी का 30-40 मिनट होना ही चाहिए. क्यों नहीं होता? लोगों को होता है. बिल्कुल होता है. नहीं तो why are you so surprised? No, because मैंने सुना नहीं था, मैं तो पहली बार सुन रहा हूं. So erections remain. ये ऐसा नहीं कि सिर्फ वाइग्रा खाने से होता है. Because जब जो पढ़ते हैं तो पढ़ने में जो किताबों के जो आर्टिकल्स हैं उसमें यही आता है 4, 5, 6, 8, 10 मतलब 2, 4, 5 मिनट सेक्स होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है. नहीं, किसने बोला आपको 2, 4, 5 मिनट सेक्स होता है? मैं तो मैं कह रहा हूँ this is again amplification of wrong knowledge. अगर एक वुमन है उसको इंटरकोर्स फुल्ली एंजॉय करना है तो एटलीस्ट 6 to 8 मिनट्स तो मिनिमम इंटरकोर्स टाइम चाहिए. जो पहले फोर प्ले हुआ है वो हटा के, मतलब आप कह रहे हो जो पेनिट्रेशन है वो 8 मिनट 8 मिनट से 10 मिनट होना चाहिए. अगर आपको पेनिट्रेशन के टाइम, अगर आपकी वाइफ को भी
या पार्टनर को गैसम भी करना है, वुमन ऑन टॉप भी है सपोज, तो भी उसको 3-4-5 मिनट चाहिए डिस्चार्ज होने के लिए, तो उतना तो इरेक्शन रहना चाहिए। तो अगर आप हेल्दी हो, और यंग लड़कों में तो रहता है 30 मिनट 40 मिनट भी इरेक्शन रहता है, मतलब दे हैव टू लिटरली पुल द पेनिस डाउन इरेक्शन डाउन करने के लिए। जो हमारे पास कई बार वेरिकोसिल के लड़के आते हैं जो आर्मी से आते हैं, जो गुड रनर्स है, बहुत पीक हेल्थ में है, सो दे गेट सॉलिड मॉर्निंग इरेक्शन, मतलब उनके मॉर्निंग इरेक्शन तो डाउन ही नहीं होते हैं, ठीक है, 30-40 मिनट तक इरेक्शन रहते हैं। दे हैव टू लिटरली पुश द पेनिस डाउन इरेक्शन जाने के लिए, एंड दे हैव वेरी गुड इरेक्टाइल टाइम एंड एजैकुलेशन टाइम। तो वी आर सीइंग द पीक मेल्स, मतलब जो पीक मेल्स है, जो आर्मी में भर्ती ले रहे हैं, जो रनिंग कर रहे हैं, जो हु आर फिट क्या, मतलब जो विलेजेस में रह रहे हैं, डाइट अच्छी है, साफ हवा पानी है, नींद अच्छी है, पॉर्न नहीं है, मास्टरबेशन नहीं है, डाइट बहुत बढ़िया है, ये आते हैं वेरिकोसिल के लिए मोस्टली, बिकॉज आर्मी की भर्ती के लिए चाहिए होता है। सो दीज गाइज हैव लाइक पीक इरेक्शंस, दे हैव वेरी गुड इरेक्शंस एंड वेरी गुड परफॉर्मेंस, ठीक है। ये तो वी आर सीइंग इन सिटी बॉयज, ठीक है, जहाँ पर स्ट्रेस है, जहाँ पर एक्सरसाइज नहीं है, जहाँ पर पोल्यूशन है। दिल्ली बॉम्बे में कितना है एवरेज टाइम इरेक्शन का? ऐसा कोई नापा नहीं है, बट मोस्ट पेशेंट्स हु आर कमिंग आर, अगेन द प्रॉब्लम इज द सेम कि वी आर नॉट एबल टू लास्ट इनफ, सो हम कोई उनके लिए कोई स्टॉप वॉच नहीं देते, वी डोंट गिव देम कि आपका नहीं, वो आपको बताते होंगे ना ये जो प्रॉब्लम आप बता 30 seconds 1 minute, that's it 1.5 minutes, he said 1 minute 30 seconds 6 stroke 8 stroke 10 stroke, this is what they say, again this is average, and we discharge, इतने में डिस्चार्ज हो जाते हैं या इतने में डाउन हो जाता है, and then we have to again start, और फिर स्टार्ट में टाइम लगता है, it takes up to a day for us to recover, so यही नॉर्मल कंप्लेंट्स है जो पेशेंट्स की होती है। तो अब इसमें ये जो प्रॉब्लम है जिसकी ऐसे इरेक्शन नहीं हो रही, जो आज 30 सेकंड पे है उसको 40 मिनट इरेक्शन पहुंचाने नहीं होगा, नहीं, it will take time। कितना? Depends upon the problem। तो अगर फॉर एग्जाम्पल somebody who is a young male, जिसको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, जिसको कोई डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, अदरवाइज हेल्दी है, कोई बॉडी फैट हाई नहीं है, स्मोकर नहीं है, अल्कोहलिक नहीं है, सो दीज गाइज जो हम लोग देते हैं इनको, वी कॉल इट समथिंग ERP। ERP इज रिकवरी प्रोटोकॉल, मेरा नाम है, वी जस्ट द नेम वी यूज। सो ERP में हम लोग 4 पार्ट देते हैं उनको, वी जस्ट गिव देम कि एक तो आपने मास्टरबेशन क्विट करना है, ठीक है, ई से क्या कुछ एनहांस्ड रिकवरी प्रोटोकॉल। अच्छा, so that's basically a name of the protocol that we made for our patients, अच्छा, and I'll share it for free for everybody। अगर आप यंग है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको ये दोनों प्रॉब्लम्स हो रही है ED PME की, तो ये 4 चीजें आप घर पे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पहला है कि अपनी मास्टरबेशन की हैबिट क्विट कीजिए, सेकंड है अपने पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन कीजिए। तो पेल्विक फ्लोर मतलब कीगल एक्सरसाइजेस, स्क्वाट्स, उठक बैठक और कोर स्ट्रेंथनिंग, इसमें प्लैंक्स है और फुट रेजेस है। थर्ड है अपनी स्लीप को ठीक कीजिए, अपनी नींद को, रात को मोबाइल देखना बंद कीजिए, ब्लू स्क्रीन सिंड्रोम है, टेस्टोस्टेरोन डिप होता है, नींद पूरी कीजिए, ठीक है। और बेसिक 2 सप्लीमेंट्स है, विटामिन डी, एलार्जिनिन, ठीक है, इन दोनों का अपना जो है सेवन या यूज स्टार्ट करना है। एंड 90% ऑफ टाइम्स आपका जो ये अर्ली डिस्चार्ज और पेनिस का डाउन होना है, दोनों प्रॉब्लम्स को विद इन अ मंथ यू विल नोटिस अ मैसिव चेंज। मतलब आपको लगेगा कि हाँ, इरेक्शन, मॉर्निंग इरेक्शन हार्ड आ रहे हैं, सस्टेन्ड हो रहे हैं, जब तक आप पेशाब नहीं करोगे, मतलब यू गेट अप फ्रॉम बेड एंड गो एंड पी, तब तक इरेक्शन रहेंगे। यू विल नोटिस दैट योर टाइमिंग इज इंप्रूविंग एंड योर हार्डनेस इज इंप्रूविंग। राइट। आप मुझे ये बताएं कि अब जैसे आपने बड़ी सिंपली बोल दिया कि मास्टरबेशन को क्विट करना है, यस, अब इतना इजी है तो नहीं करते, जो नहीं करते तो है, मैं वही जानना चाहता हूँ। अब जो 8-10 साल से कर रहा है, जो आज एकदम से बात में भी पहली बार आज सुने या मे भी 1 साल बाद सुने, तो आज स्टार्ट कर रहा है, मास्टरबेशन को 30 दिन में कैसे क्विट कर सकते हैं? मास्टरबेशन को 30 दिन में क्विट नहीं कर सकते, आप मास्टरबेशन को 30 दिन में कम कर सकते हो। कैसे? ठीक है, तो व्हाट वी टेल आवर पेशेंट्स इज टू, हम उनको अगेन हमको 4 चीज़ें बोलते हैं क्विट करने के लिए। फर्स्ट थिंग दैट वी टेल देम टू डू इज कि आपने एक डायरी बनानी है, कैलेंडर मेथड। सो वी टेल देम दैट यू हैव टू क्लॉक योरसेल्फ। हमें एक कैलेंडर बनाना है और हमें कहना है कि इस महीने हम हफ्ते में 2 बार अलाउ करेंगे। जैसे somebody है जो रोज कर रहा है, हम उसको बोलेंगे आपको हफ्ते में 2 बार का कैलेंडर बनाना है स्टार्टिंग में। जो रोज कर रहा है उसको बोलेंगे आप 8 बार महीने में करो पहले, ठीक है। देन यू विल गो टू 4 times a month, फिर हम जाएंगे 2 बार, ठीक है। तो हम बोलेंगे जी आपका जैसे मंडे फ्राइडे कैलेंडर है, तो मंडे फ्राइडे यू अलाउड, ठीक है, बाकी दिन आप नहीं करोगे। तो आप पहले तो दिन बनाओ अपने, ठीक है। सेकंड है कि जो भी आपकी ट्रिगर एक्टिविटीज़ है जो आपको मास्टरबेशन करने को फोर्स कर रही है, कब होता है मास्टरबेशन? मोस्टली आप अकेले हो, रात को लेट पढ़ रहे हो, ठीक है, आप लेट पढ़ रहे हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग कर रहे हो, आपको कोई सीन आ गया, कुछ दिख गया, तो यू विल फील लाइक डूइंग इट। तो ट्रिगर एक्टिविटीज़ को बंद करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 9 o'clock डोंट कीप विजुअल फोन विथ यू, या अनइंस्टॉल इंस्टाग्राम, फोन छोड़ दो, या सेक्सुअल
जो कंटेंट किताबें है उसको मत कंज्यूम करो, ठीक है, तो उससे आपको काफी हद तक कंट्रोल मिलेगा। ठीक है। तीसरा है कि आपको एक एक्टिविटी ऐसी बनानी है कि जब आपको अर्ज हो जाए तो उसको कैसे डिले किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन टेल देम कि आप 10 उठक बैठक करोगे, आपको जब लगे कि करने वाले हो, मतलब यू हैव टू ब्रेक दैट, वो लूप को तोड़ना है। हाँ। तो उठक बैठक कर लो, या कोल्ड शावर ले लो, ठंडे पानी से नहा लो, या कमरे से बाहर निकल जाओ, ठीक है। और चौथा कहते हैं कि हम एक, जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस है, शराब छुड़वाते हैं, कि अपना एक फ्रेंड बनाओ जो है प्रॉब्लम से जूझ रहा हो। आप एक दूसरे को अगर टैग करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो वी यूजली, अगर हमारे क्लिनिक पे आता है तो वी कनेक्ट देम टू समबडी एल्स, या फिर अपने दोस्त सर्कल में, कि जब तेरे को मन करे दूसरे को फोन कर ले कि भाई वी वांट टू नॉट डू इट राइट नाउ। तो यूजुअली व्हेन दे स्टार्ट डूइंग दिस, तो मोस्ट ऑफ यंग गाइज जो आते हैं वो नॉर्मली 3 महीने के अंदर दे कम डाउन टू once a month, twice a month, they are able to manage. तो masturbation छूट सकता है. It is like leaving alcohol. Right. It's like addiction that needs to be stopped. Right. मैं एग्जैक्ट वो पढ़ता हूँ कमेंट जो लोग लिख रहे हैं, सो दैट जितने भी लोग हैं मैक्सिमम लोगों को हम हेल्प कर सकें। राज बोलते हैं, दिन में 8 टाइम मारी है भाई, इस हालत में हूँ कि फांसी लगाने का दिल करता है। अभी सुनने में हो सकता है कि थोड़ा ऑड लगे, पर मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई फांसी लगाने की बात कर रहा है, इस एक्सट्रीम एंड पर कोई क्यों आ जाता है? बिकॉज ऑफ द, ये आपने वर्ड यूज किया हुआ अपने नोट्स में, पोस्ट नट क्लैरिटी। ये एक्चुअली पोस्ट नट कंफ्यूजन होता है, क्लैरिटी नहीं होती है। तो मोस्ट लड़कों को क्या होता है कि बिकॉज दे आर अराउज्ड, तो अराउजल होता है ना, जब आप सेक्सुअली अराउज होते हो, आपको फीलिंग आ रही होती है, तो उस टाइम योर ब्रेन स्टॉप्स फंक्शनिंग नॉर्मली, योर ओनली टारगेट रिमेन्स टू रिप्रोड्यूस या टू डिस्चार्ज। तो मैनी मैन उस फीलिंग खत्म करने के लिए डिस्चार्ज करते हैं कि भाई काम नहीं कर पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, कोई बार बार सेक्स घूम रहा है, ठीक है। तो उसके लिए डिस्चार्ज थिंकिंग की डिस्चार्ज करने के बाद हमें फीलिंग आएगी कि अब डिस्चार्ज हो गया ना, हम फोकस कर पाएंगे अपने काम पे, स्टडी करने पे। ये इवन वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट मूवीज में दिखाया गया है कि जो स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स है, ठीक है, व्हेन दे आर डूइंग अ हाई ट्रेड दे मास्टरबेट बिफोर, तो दे कॉल इट पोस्ट नट क्लैरिटी, बट इट्स अ सेम लाइक शुगर। आप शुगर पियोगे, आपको लगेगा कि आपकी प्यास बुझ गई, पर आपको फिर शुगर चाहिए। इट्स लाइक एडिक्टिव बिहेवियर, इट रिपीट्स। तो होता क्या है कि जब पीपल गेट एडिक्टेड टू मास्टरबेशन, दे आर बेसिकली लाइक एनी एडिक्टिव बिहेवियर। कोई भी बिहेवियर जो एडिक्टिव है, चाहे वो मास्टरबेशन हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो गांजा हो, ठीक है, एक बार में नहीं रुकता। आपको उसको करना है, बार बार करना है। एंड दैट्स व्हाई पोस्ट नट क्लैरिटी नहीं आती। डिस्चार्ज होने के बाद यू गेट कंफ्यूज्ड एंड आफ्टर सम टाइम यू वांट टू डू इट अगेन। और every time you are consuming sugar, you want more and more of it. Every time you masturbate, you want more and more of it. और एक टाइम आता है जब you feel कि this behavior is completely destroying everything. आप नहीं पढ़ पा रहे हो, आपका फोकस नहीं लग रहा है, आपको रिलेशन बनाने का मन नहीं कर रहा है। यू आर ऑलवेज ओनली फोकस कि किस तरह मास्टरबेशन करके नेक्स्ट डिस्चार्ज में कब करूं। एंड दैट्स व्हेन these children or these young guys get confused. And again, उनका जो ये कंफ्यूजन अब एम्पलीफाई हो रहा है सोशल मीडिया से, कि आप करते रहो, 21 बार करो, हेल्दी है। सो व्हेन दीज गाइज कम टू अस, वी टेल देम वेरी क्लियरली, देखो अगर आपको लग रहा है कि मास्टरबेशन आपको हार्म कर रहा है, तो जस्ट क्विट इट, वी विल टेल यू हाउ टू क्विट इट। एंड क्विट करने के लिए बहुत खर्चा नहीं होना है, ये सिंपल स्टेप्स करो, बंद हो जाएगा। एंड दीज गाइज कम बैक इन अ मंथ, 1 महीने में दे कम बैक एंड से सर वी आर फीलिंग मच बेटर, ठीक है। और इसमें कुछ दवाइयाँ भी होती है, ठीक है। अभी तो मैं खाली ये बताया आपको कि भाई जो नॉन मेडिकल है, बट जो लड़के बहुत परेशान है उसमें कुछ दवाइयाँ भी, जैसे हम उनका सीमन डिस्चार्ज कुछ टाइम के लिए बंद कर सकते हैं, कि वो मास्टरबेशन करेंगे भी तो भी कुछ निकलेगा नहीं। So they don't feel the urge to do it. ये safe है? Safe है. And then there are some SSRIs or some psychiatric medications also we can give them just to tide over. कोई general medicine बता सकते हो? So I can't prescribe medicine on the internet, but yes. So masturbation quit करने के लिए कुछ medications है जो safe है, जो दे सकते हैं, जो सिर्फ हेल्प के लिए होती है, कि आपको वो जो डिफिकल्ट पीरियड है 3 महीने का, जब आपको अपनी फ्रीक्वेंसी कम करनी है, जब आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, उस टाइम आप यूज कर सकते हो। अपने यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट से मिलेंगे तो वो गाइड कर सकता है आपको। नाम बता सकते हो? नहीं। हाँ, तो अल्फाडोसिन है। अल्फाडोसिन इज बेसिकली सिलोडोसिन, जो बेसिकली डिस्चार्ज रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। इससे क्या सीमन डिस्चार्ज नहीं होता। एंड देन यू हैव सम एसेसराइज लाइक एसिटालोप्रैम, जो थोड़ा सा मूड एनहांसर होता है, थोड़ा सा आपको टाइम पे नींद आ जाएगी। यू विल नॉट ऑलवेज फील द अर्ज टू मास्टरबेट, तो दे कैन हेल्प देयर। राइट। आपके पास यंगेस्ट लड़का कौन आया जो कि मास्टरबेशन की प्रॉब्लम से परेशान? 13 years, 14 years। 13 साल का बच्चा? आजकल तो बच्चों के मोबाइल है। आप देखो इंस्टाग्राम की क्या, उसकी मेटा की स्टडी है, आप शायद कोट भी कर सकते हो, कि द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पॉर्न इन इंडिया आर लेस देन 18 years सेगमेंट। द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ सोशल मीडिया इज अगेन राइजिंग इन चिल्ड्रन।
तो इसका मतलब मास्टरबेशन भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक करेगा 18 से नीचे उनमें ज्यादा होगा। ऑब्वियसली अर्ली स्टार्ट। तो जो 13 साल का बच्चा था, बताओ ना कैसा था उसके, क्या अकेले आ गया? नहीं तो अकेले तो नहीं आते, सी वी डोंट सी 18 ईयर से नीचे ना, हम बच्चों को देखते नहीं बिना पेरेंट्स के, एंड ये बच्चे नॉर्मली पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करते। सो कोई आ भी जाता है बच्चा, बच्चे से कभी आ भी जाता है तो हम उनसे ये डिस्कस करते हैं भाई उस टाइम तो वी डोंट गिव देम एनी मेडिकेशन, नथिंग, वी टेल देम इट्स सॉल्वेबल एंड वी यूजुअली आस्क देम टू कम बैक विद द फादर। ये जो बच्चा आया था पहली बार, इसका बताओगे थोड़ा एग्जैक्टली इसने क्या प्रॉब्लम बोली और इसने अपने बारे में क्या बताया कि मैं क्या फेस कर रहा हूँ, क्या 13-14 इयर्स के बच्चे तो रेगुलरली दे कम टू द क्लिनिक एंड उनका यही प्रॉब्लम रहता है कि भाई या तो नाइटफॉल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है बिकॉज दे आर, इनका क्या होता है छोटे बच्चों को ना, ये मास्टरबेशन समझ नहीं पाते बिकॉज दे टू यंग, तो इनको ये पता नहीं होता कि मास्टर करना कैसे है, दे आर स्टिल इन अ वेरी एक्सपेरिमेंटल स्टेज। तो ये क्या करते हैं कि ये रबिंग शुरू कर देते हैं, दे यूजुअली कम विद रबिंग, कि हम रबिंग हैबिट बन जाती है इनके ना, दे रब ऑन द बेड और दे रब एंड दे डिस्चार्ज, सो दे गेट एंड दे डोंट लाइक इट बिकॉज आफ्टर डिस्चार्जिंग वो कपड़ों पे स्टेन बनता है, ठीक है, मम्मा पकड़ लेती है, ठीक है, या बाथरूम में बहुत देर बैठना पड़ता है, ठीक है, तो बच्चे सोते हैं पेरेंट्स के साथ और वहाँ जगह नहीं मिलती, सो दे स्टार्ट गेटिंग सेक्सुअलाइज्ड वेरी सून, तो दे गेट डिस्टर्ब्ड, क्योंकि अब क्या है कि मास्टरबेशन एंड फिर स्कूल में दे स्टार्ट फीलिंग गिल्टी, दे गेटिंग इरेक्शन सीइंग देयर स्कूल फ्रेंड्स, दैट इज नॉट अ नाइस बिहेवियर, देन दे स्टार्ट यू नो खुद में बुरा फील होना शुरू हो जाता है कि यार कि ये क्या हो रहा है। तो आई एम नॉट अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, आई डोंट मैनेज चिल्ड्रन वेरी वेल, बट इन दीज चिल्ड्रन इफ वी कॉल देयर पेरेंट्स, वी टेल देयर फादर कि भाई इसको डांटोगे, गुस्सा करोगे तो ये और सहम जाएगा, बताएगा नहीं, एटलीस्ट इज एक्सेसिंग हेल्प। तो इसमें इसकी एजुकेशन, इसको समझाना, इसको सिखाना वो ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई इन चीज़ों को अवॉइड करो, इसका सोशल मीडिया टाइम कम करो, इसकी फ़ोन का टाइम कम करो, तो उससे बेटर रहेगा। बट दिस इज अगेन समवेयर द फॉल्ट कि हम बहुत जल्दी बच्चों को सेक्सुअलाइज कर रहे हैं, बहुत जल्दी उनको सेक्सुअल कंटेंट से एक्सपोज कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम उनको एक्सेस दे रहे हैं पॉर्न वेबसाइट्स का, सोशल मीडिया का। तो अगेन दिस इज अगेन अ पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने अपने बच्चों के लिए कैसे किया सोशल मीडिया? मैं फिक्स टाइम कर रखा है उनका, जैसे मेरी डॉटर है, मेरी डॉटर इज 6 years, तो आई हैव 1 child, तो हमने उसका फ़ोन का टाइम जो है बिल्कुल फिक्स्ड है कि हाफ एन आवर, उसका लॉक लगा हुआ है, यूट्यूब किड्स अलाउ करता है, उसको हमने इंस्टाग्राम और रील्स का नहीं दे रखा ऑप्शन, उसके फ़ोन में है ही नहीं, सिर्फ यूट्यूब किड्स। ये फ़ोन दिया हुआ आपने? उसका अपना फ़ोन है, अपना फोन है विदाउट अ नंबर, नाउडेज वी हैव वॉच ना, ओके, तो बच्चे जाते हैं बाहर तो वी नो कि बच्चे कहाँ पर है। अच्छा, तो वो सिम कार्ड तो होता ही है, बट उस सिम कार्ड पे लॉक लगा हुआ है, तो यूट्यूब का, गूगल का किड्स का ऑप्शन है, ओके, तो उसमें फैमिली लिंक होता है, तो यू क्या देख रहे हो आप? फैमिली लिंक में नहीं देख नहीं रहा, वो फैमिली लिंक बंद कर देता है। तो फैमिली लिंक में होता है कि एक तो उस पर कोई भी अननोन नंबर कॉल नहीं कर सकता, वो किसी को कॉल नहीं कर सकती, ओके, ठीक है, प्लस उसमें यूट्यूब टाइम्स होते हैं, प्लस यूट्यूब सेल्फ सेंसर करता है, आप भी डालते हो वीडियोस तो यू चूज कि लेस देन 18 है या नहीं है, और लेस देन 5 का कंटेंट है नहीं, तो उसको उसी की एज का कंटेंट आएगा, ठीक है। तो ये सब कोशिश करते हैं कि उसको 30 मिनट 40 मिनट पूरे दिन में अलाउ करें और उसको खाली वही कंटेंट देखने दे, ट्राई कर रेगुलेट करना। पर अब बच्चे हैं, स्कूल भी जाएंगे, कॉलेज भी जाएंगे, तो अब कितना तक रोकेंगे, बट जितना कर सकते हैं एज पेरेंट्स हम ट्राई करते हैं। ये तो फिर एज यू बिकम अ पेरेंट यू विल आल्सो रियलाइज कि ये पार्ट जरूरी है। बट सोसाइटल प्रॉब्लम बढ़ रही है ना, आपको लगता है आने वाले टाइम में 10-20 सालों में मास्टरबेशन कम होगा जितनी हम बात कर रहे हैं? आई थिंक बढ़ जाएगा। आई थिंक मेरे को लगता है अब तो VR वर्चुअल रियलिटी पॉर्न आ गया है, अब तो आप एक्चुअली पॉर्न की जरूरत ही नहीं है, यू कैन एक्चुअली पुट अ 3D ग्लास एंड यू कैन एक्चुअली एंजॉय पॉर्न इन 3D। तो आप ब्लैक मिरर देखते हो, आप नेटफ्लिक्स का शो है, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हैव सीन, तो they imagine a reality in the future where sex will not happen. They imagine reality in the future where people will only have virtual sex, वहाँ real sex होगा ही नहीं। आप VR गॉगल्स पहनोगे और आप भी स्टिमुलेट हो रहे हो, वो भी स्टिमुलेट हो रहे हैं, यू जस्ट वेयर समथिंग ऑन योर पीनस, अ मशीन विच विल मेक यू फील कि आप सेक्स कर रहे हो, एंड दैट इज क्या दुनिया बन रही है। तो उसका और अगर आप बैक जाओगे तो मतलब आई एम नॉट, दिस इज जस्ट अ साइंस, आई वॉच लॉट ऑफ साइंस फिक्शन, तो इट्स लाइक अ मैट्रिक्स, एक पॉइंट आएगा व्हेन AI विल कंट्रोल द वर्ल्ड एंड ह्यूमंस विल लिव इन वर्चुअल रियलिटी, मतलब उनका सेक्सुअल अर्ज खाना पूरा हो जाएगा, नीचे डिस्चार्ज हो जाएगा। ऐसे पॉडकास्ट भी ऐसे हो जाएगा, हम यहाँ बैठे हैं, आप घर बैठे हो, बस हाँ, सोच लिया हो गया, मतलब तो संभोग तो खत्म हो जाएगा, इट विल बिकम इंटरकोर्स। अच्छा, मास्टरबेशन के बाद अब, क्योंकि अब जो देख रहा होगा आई एम श्योर कहीं ना कहीं कर रहा होगा या निकलने की कोशिश कर रहा होगा, मास्टरबेशन करने के बाद क्या कोई कुछ ऐसा कर सकता है जिससे कि जो उसका बुरा इफेक्ट है वो कम हो जाए बाद, आफ्टर मास्टरबेशन? मतलब कोई बुरा, इट्स अ लॉन्ग टर्म स्लोली एक्वायर्ड प्रॉब्लम्स दैट हैपेंस, जो सालों के बाद होता है,
तो आई डोंट थिंक कि एक बार, जैसे स्मोकिंग है, आप कहते हैं कि भाई 100 सिगरेट या 200 सिगरेट, ऐसा नहीं है, इसलिए कि लॉन्ग टर्म स्मोकिंग से कैंसर होता है। हाँ, नहीं अब जैसे होता है ना, ज्यादा खा लो तो बंदा कहता है ग्रीन टी पी लो, थोड़ा सा इफेक्ट कम हो जाएगा। तो ये है कि मास्टरबेशन करने के बाद आप नेक्स्ट मास्टरबेशन को शेड्यूल करो, एटलीस्ट 3-4 दिन गैप दो, डोंट डू इट मल्टीपल टाइम्स अ डे, ठीक है। मास्टरबेशन करना भी है तो फुल अराउजल में करो, डोंट सिट इन अ डर्टी बाथरूम एंड वॉच पॉर्न एंड जस्ट डिस्चार्ज योरसेल्फ इन 30 सेकंड्स, ठीक है। अगर मास्टरबेशन करना भी है तो लेट इट बी एज क्लोज टू सेक्स एज पॉसिबल। हाथ लुब्रिकेट कर लो, हैंड्स वार्म कर लो, रेस्टिंग फेज में आ जाओ, एज कर लो, जितना देर तक डिस्चार्ज कर सकते हो उतना देर कर डिस्चार्ज कर लो, बॉडी को ट्रेन कर लो, कीप योर पेनिस इरेक्ट फॉर एज मच एज पॉसिबल, लुब्रिकेंट यूज़ कर लो, और डिस्चार्ज करने के बाद हाइजीन, क्लीनिंग, ठीक है। और ट्राई टू अवॉइड डूइंग इट फॉर अनदर 3-4 days, ट्राई टू लेट द सीमन कलेक्ट एटलीस्ट फॉर 2-3 days, कि आप नेक्स्ट साइकिल जाने से पहले, मतलब दैट वन मास्टरबेशन शुड बी सो सेटिस्फैक्टरी कि आपको उसके बाद की जो एक एंजॉयमेंट है, उसके बाद की जो ऑर्गेज्म की फीलिंग है वो एटलीस्ट 1-2 दिन तो रहे। एंड उसके अलावा आप कीगल एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे कर लो, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको, एटलीस्ट ये 4 चीजें आप ऐड कर लो अपनी लाइफस्टाइल में, तो हो सकता है कि आपको मास्टरबेशन मोर प्लेजरेबल भी हो जाए, आपका करने का मन भी कम करे, आपके लिए वो एक एपिसोड अच्छा प्लेजर हो, और आपको लॉन्ग टर्म में ऐसा प्रॉब्लम ना आए। ये आप कर सकते हो। ऐसा होता है कि मास्टरबेट जो कर रहा है कि कई बार वो में भी ऐसा सोचे कि यार अगर मैंने अभी शुरू में भी अराउज होना शुरू हो गया है, उसने थोड़ा सा मास्टरबेट किया, उसके बाद छोड़ दिया, नहीं करता, चलो उस मन में आया नहीं करना चाहिए, उसके बाद क्या ये कोई प्रॉब्लमेटिक चीज हो सकती है? इसको एजिंग बोलते हैं। तो एजिंग में होता है सीमन रिटेंशन बोलते हैं। सो लॉट ऑफ पीपल प्रैक्टिस सीमन रिटेंशन, की वो डिस्चार्ज नहीं करते, वो सिर्फ अपने आप को अराउज और दे जस्ट कीप स्टिमुलेटिंग देमसेल्व्स एंड डोंट डिस्चार्ज। तो कई लोग तो कई महीने तक नहीं करते ये, ठीक है। दे विल जस्ट कीप अराउजिंग, डोंट डिस्चार्ज, अराउजिंग। तो सीमन रिटेंशन का भी एक पूरा कम्युनिटी है, वो सब ग्रुप है जो कहते हैं वो एक्चुअली हेल्दियर है। सीमन रिटेंशन एक्चुअली लीड्स टू लॉट ऑफ टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज, सीमन रिटेंशन के बहुत सारे बेनिफिट्स है पर करते हैं। बट आई फील कि मोस्ट पीपल स्टार्ट गेटिंग 2 प्रॉब्लम्स। एक तो ब्लू बॉल्स इज व्हेन सो मच सीमन काइंड ऑफ कलेक्ट्स, so you start getting pain pelvic region में, testicles में, because there's a lot of hypertension there. तो these people start complaining of pain. Okay. कि नीचे पेन रह रहा है, पेशाब रुक के आ रहा है। And second is prostatitis. So sometimes these people develop an infection. पेशाब में जलन वगैरह होनी शुरू हो जाती है। So that can be there, but mostly होता नहीं है। But what you're describing is semen retention, और इसकी भी community है जो अगेन इसके बारे में swear by semen retention, मतलब है पेशेंट्स वो कहते हैं हम कर रहे हैं and we're feeling amazing. तो अब I don't really believe कि ठीक है। आप अपने एक्सपीरियंस से क्या बताते हैं? आपका जो एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस से इफ इट इज नॉट हार्मिंग यू इट्स ओके, ठीक है। बट मेरे एक्सपीरियंस में ये कि अगर मास्टरबेट कर रहे हो, अराउज हो रहे हो, अगर आप कर ही रहे हो तो प्रॉपर कर लो एंड रिलीव कर लो। हाँ, आई फील दैट्स बेटर। कम कर लो मास्टरबेशन को, बट कर रहे हो तो फिर पूरा। बट क्या प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? ब्लू बॉल्स आपने बताया, पेन होता है, और पेन काफी सीवियर हो सकता है। कई बार ब्लू बॉल्स का पेन इतना सीवियर होता है कि पेशेंट्स have to actually go and take a painkiller, तो it can be severe. अब मुझे आप बताएं कि ये जो हमने पूरा डिस्कस किया, इसमें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहाँ पर आती है? तो जो मैंने आपको बताया था फेज 3, अराउज हो गया, हार्ड हो गया, अब आपको स्ट्रोकिंग करनी है, अब आपको उस लिंग को यूज करना है डिस्चार्ज के लिए। तो जो वो इरेक्शन से और सीमन के डिस्चार्ज और ऑर्गेज्म के बीच का वक्त है उसको बोलते हैं इजैकुलेशन टाइम। मतलब आप खड़े होने से लेकर, मतलब लिंग टाइट होने से लेकर लिंग के डिस्चार्ज होने के बीच के टाइम को बोलते हैं इजैकुलेशन टाइम। तो इजैकुलेशन टाइम किताबों के हिसाब से एटलीस्ट 1 मिनट होना चाहिए। अगर आप 1 मिनट से पहले इजैकुलेट हो रहे हो, या पार्टनर की वजाइना में डालने से पहले इजैकुलेट हो रहे हो, कि आपने अपनी पार्टनर को किस किया इजैकुलेट हो गया, या आपने सिर्फ थोड़ा हाथ लगाया बूब्स पे इजैकुलेट हो गया, या आप वजाइना में डाला थोड़ा 1-2 स्ट्रोक लगा इजैकुलेट हो गया, दैट इज कॉल्ड एज प्री मैच्योर इजैकुलेशन। मतलब कि मैच्योर मतलब कि पूर्ण काम होने से पहले, तो उसको शीघ्र पतन भी बोलते हैं हिंदी में। तो ये टर्मिनोलॉजी है। तो अगर आपका इरेक्शन ठीक है, आपका डिजायर ठीक है और आपका सीमन ठीक है, पर निकल जल्दी रहा है, तो उस कंडीशन को पीएमई बोलते हैं। ओके। और होना कितना चाहिए जो आप बता रहे हैं? तो ऐसा कोई टाइम 8 मिनट जो आपने बताया शुरू में? हाँ, नहीं वो नहीं, मैंने बताया 8 मिनट एक औरत को चाहिए डिस्चार्ज होने के लिए। हाँ। तो एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आपकी जो पार्टनर है वो डिस्चार्ज हो जाए, मतलब उसके डिस्चार्ज होने से पहले आपका डिस्चार्ज ना हो। तो सर वो 8 मिनट ही हुआ ना फिर? 8 मिनट मिनिमम टाइम है। हाँ, राइट। मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। तो कपल्स मतलब ऐसे मेल्स में आते हैं और जो कहते हैं कि सर हम एक बार में अपनी वाइफ या पार्टनर को 2 या 3 बार डिस्चार्ज करवा देते हैं, सो दे आर एबल टू डू इट फॉर लॉन्गर। तो वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। क्या इसके लिए क्या आप सोल्यूशन देते हो जिसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है? सो जो इजैकुलेशन है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। तो इजैकुलेशन में 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है सेंसरी स्टिमुलस। भाई आपका जो लिंग है
उसके ऊपर फीलिंग आ रही है, उस फीलिंग की वजह से आपको डिस्चार्ज होगा। अगर आपका सिर्फ लिंग हवा में खड़ा है तो वो फीलिंग वो डिस्चार्ज ही नहीं होगा, वो बैठ जाएगा। तो वो फीलिंग नर्व्स है बेसिकली, तो नर्व्स आर कैरिंग द स्टिमुलस टू द ब्रेन। फिर ब्रेन में जाके ब्रेन डिसाइड्स कि हाँ ठीक है अब स्टिमुलस इतना हो गया है कि डिस्चार्ज हो जाना चाहिए, ठीक है। दैट्स कॉल्ड एज क्लाइमैक्स। मतलब आप स्लोली 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 वहाँ तक पहुँचते हो स्ट्रोकिंग करते करते कि हाँ अब जो है हम डिस्चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो सिग्नल जाता है वापस नीचे, तो नीचे मसल्स होते हैं जो हमारे पेल्विक फ्लोर को बीसी मसल्स बोलते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सीमन को बाहर फेंकते हैं। तो ये तीनों काम करते हैं। तो आगे की नर्व्स, ब्रेन का सिग्नल और नीचे मसल्स, तो इन तीनों को ही हम वी कैन टारगेट टू इम्प्रूव द टाइमिंग। या तो हम आगे के सेंसेस को कम कर दें ताकि आपको फीलिंग लेट आए, या हम ब्रेन को स्लो कर दें कि, या हम जो है वो जो हमारे मसल्स है उनको टाइट कर दें कि भाई वो डिस्चार्ज ना करे, ठीक है। तो दीज आर ट्रीटमेंट्स दैट वी डू कि आपका टाइमिंग कैसे बढ़ाए। तो फिर उसमें वी डिवाइड द पेशेंट्स। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, दे वेरी सेंसिटिव, तो उनको क्या है कि थोड़ा सा भी टच सूट नहीं करता, तो उनके लिए हम सेंसिटिविटी ठीक करते हैं, लिंग की जो टिप है। कुछ पेशेंट का ब्रेन रिफ्लेक्सेस अनट्रेंड है, मास्टरबेटर्स, जिनको हैबिट पड़ गई है अर्ली डिस्चार्ज की, दे आर सो यूज्ड टू डिस्चार्जिंग सून कि उनको दे नीड रीट्रेनिंग। कोई मुझे केस बताओगे अपना जो सबसे ज्यादा, मतलब जिसका इजैकुलेशन टाइम बहुत ही कम था अभी तक का सबसे ज्यादा ऐसा केस जो? तो बहुत कॉमन है, मतलब कोई कम का क्या डेफिनेशन है? अगर आप मतलब आपके पास कोई केस आया हो? बहुत सारे केस आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कपल न्यूली मैरिड है, अभी शादी को 3 महीने हो गए, हनीमून से वापस आया तो घर वाले कह रहे बच्चे नहीं हो रहे। अब वो वाइफ को, अच्छा गुड न्यूज़ कब आ रही है? वाइफ आगे बोलती है गुड न्यूज़ कहाँ से दूँ, तो इनका अंदर डिस्चार्ज नहीं होता है। कह रहे जब मैं इनको किस करता हूँ डिस्चार्ज हो जाता है, जब ये कपड़े उतारता है थोड़ा सा मेरे को टच करता है डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो अब 3 महीने हो गए, अभी हर बार इरेक्शन, वो कह रहे इरेक्शन आता है। शी इज लाइक हम साथ में होते हैं, हम कॉफ़ी शॉप में होते हैं या हनीमून पे, शिप पे, और जहाँ भी घूमने गए होंगे, तो ही इज़ ऑलवेज हार्ड। इनका हमेशा मन करता रहता है, ये हमेशा बोलते करना है। पर जैसे ही मेरे पास आते हैं, जैसे हम थोड़ा सा अभी इंटीमेसी करते हैं, हगिंग करते हैं, इनका डिस्चार्ज हो जाता है। एंड फर्स्ट भी डिस्चार्ज, सेकंड भी डिस्चार्ज, थर्ड भी डिस्चार्ज, दैट इज सिवियर PME। मतलब इतना ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है कि आप पेनिट्रेशन ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब सिवियर PME के अंदर हमें ठीक करना पड़ेगा। तो देन तीनों तो जो आपने बताया, हाँ, तो बेसिकली अब इसमें अगेन दिस इज माय एक्सपीरियंस नाउ। अब ये कपल न्यूली मैरिड है, अब मेरे पास इस कपल में टाइम नहीं है कि मैं उसको बोलूँ यार 6 महीने तक तू ना अपनी मसल्स को ठीक कर, जो आपने पहले एक्सरसाइज बताई। तो अब 6 महीने एक्सरसाइज करता रहे तब तक, तो 6 महीने में तो उसकी वाइफ भाग जाएगी। नहीं भागेगी तो अच्छी लड़की, मतलब भाग जाएगी ना, नॉट सेइंग भाग जाएगी, मतलब अगर तो नहीं कर पा रहा मैं जा रही हूँ, हाँ 6 मंथ्स में तो घर में कलेश हो जाएगा ना। हाँ ऑफ कोर्स, फैमिली तो बोल रही है, न्यूली मैरिड है, ठीक है। तो आई कैन नॉट नाउ दिस मैन को मैं कैसे बोलूँ तो 6 महीने एक्सरसाइज कर। नो फॉर हिम आई नीड समथिंग इमीडिएट कि ये आदमी जो है फटाफट से हम इसकी मैरिज को ठीक करें। तो इसमें हम ट्रिपल थेरेपी ट्राई करते हैं। ट्रिपल थेरेपी में क्या है कि इसको हम मेडिकेशन देंगे इसके ब्रेन रिफ्लेक्सेस के लिए, हम इसको एक बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाएंगे ताकि इसके मसल्स जो है डिस्चार्ज के वो हेल्दी हो जाए, और इसको हम जो सेंसेशन है उसके लिए क्रीम देंगे या स्प्रे देंगे। तो वी विल गिव इट एंड विद इन 10 days द न्यूज इज देयर कि हाँ सर हो गया सेक्स, अब ये डाल पा रहे हैं, हमारा हो पा रहा है, एंड इट्स ओके नाउ। उसको हम कंटिन्यू करेंगे 2-3 महीने जब तक कि हिज बॉडी गेट्स ट्रेन्ड, वाइफ इज सेटिस्फाइड और दे गेट प्रेग्नेंट, एंड देन वी कैन शिफ्ट हिम ऑफ मेडिसिन्स एंड पुट हिम ऑन एक्सरसाइज जब बीच में टाइम मिलेगा। ओके गॉट इट। मैं कहीं पढ़ रहा था अबाउट डिलेड इजैकुलेशन, क्या है ये? क्या फ्यूचर में डिलेड इजैकुलेशन बढ़ेगा? हाँ, तो डिलेड इजैकुलेशन इज अ रिवर्स ऑफ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। और डिलेड इजैकुलेशन मतलब वो कंडीशन जहाँ पर इजैकुलेशन हो ही नहीं रहा है। मतलब आप जितना मर्जी स्ट्रोकिंग कर लो, पेशेंट्स कहते हैं सर हम 1-1 घंटा सेक्स करते हैं, आई एम कॉन्स्टेंटली थ्रस्टिंग 1 hour, डिस्चार्ज ही नहीं हो रहा है। इरेक्ट है, डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिलेड इजैकुलेशन। तो डिलेड इजैकुलेशन कैन बी सो सिवियर, उसके कई कारण है। अगेन सेम तीन ही कंडीशंस में आएगा। पहला है कि सेंसेशन इतनी ज्यादा लो हो गई है पेशेंट की कि वो फील ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसको वजाइना के अंदर फील ही नहीं हो रहा है। अगेन ये 2 तरह के पेशेंट होते हैं। एक तो होते हैं मास्टरबेशन वाले, जिनको हैबिट है शाफ्ट को रगड़ने की, ठीक है, दे आर नॉट यूज्ड टू द वजाइना। या फिमोसिस के पेशेंट है जिनकी आगे की स्किन बंद है, ठीक है, स्किन खुलती नहीं है। या फिर इनके ब्रेन के रिफ्लेक्सेस खराब हो गए अगेन, ठीक है, तो उसका भी फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट है। पर ये फ्यूचर में बढ़ेगा नहीं, ये प्रॉब्लम ऑलरेडी है। तो 5% पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम होती है कि डिलेड हो रहा है, और 95% में होती है जिनमें अर्ली हो रहा है। तो 5% वालों का ट्रीटमेंट भी है, इनका भी ट्रीटमेंट है। जिनको जो प्रॉब्लम, उनका क्या ट्रीटमेंट है डिलेड वालों का? उनका सेंसेशन ठीक करेंगे, अगर स्किन इशू स्किन को ठीक करेंगे, और दवाइयाँ भी आती है उसकी, दे आर वेरी गुड मेडिकेशंस फॉर डिलेड इजैकुलेशन। ओके, वी विल स्टार्ट कुछ जैसे आज कोई सुन रहा है, मे बी उसको अर्जेंटली इस ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, तो नेचुरली वो क्या कर सकता है? किसी को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, खुद को ठीक PME ठीक करने के लिए आपको अपनी सेंसेशन ठीक करनी है।
तो आपको अपने फोर स्किन जो पेनिस का जो हेड है वो ओपन होना चाहिए, उसकी मसाज करो रेगुलरली विद ऑयल्स, ठीक है, एनी ऑयल फॉर दैट मैटर। बेसिकली वी वांट टू मेक द सेंसेशन लेस, तो हम ग्लांस मसाज के लिए बोलते हैं कि अपने जो पेनिस की टिप है उसको डिसेंसिटाइज करो, ठीक है। सेकंड है कि अपनी मास्टरबेशन की हैबिट को अगेन रिड्यूस करो, ठीक है। और अगर मास्टरबेशन कर भी रहे हो तो एजिंग करके ट्राई टू इंक्रीज योर टाइमिंग विद प्रैक्टिस, सीमेन रिटेंशन जो है, ठीक है। कीगल्स करो, अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन करो, ठीक है। एंड एलार्जिनिन, विटामिन डी बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। सो दे कैन डू दैट एट होम एंड 3 to 4 months दे शुड नोटिस वेरी गुड इंप्रूवमेंट। ओके, ऑलराइट। और सेक्स की जैसे हमने बात करी इतनी ऑलरेडी, सेक्स टाइमिंग कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो सेक्स टाइमिंग इज अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो सेक्स टाइमिंग जो है ना वो एक मतलब इट इज अबव द एजैकुलेशन टाइम। तो एजैकुलेशन टाइम तो आदमी का है, सेक्स टाइम कपल का है कि कपल कितना सेक्स कर पा रहा है। तो सेक्स टाइमिंग बढ़ाने के लिए हमारे पास मल्टीपल इंटरवेंशंस है। पहला है जैसे इरेक्शन क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, टाइमिंग को हम बढ़ा सकते हैं, प्लस पार्टनर का जो एक सेक्स का तरीका है उसको भी हम थोड़ा सा मॉडिफाई करा सकते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉप स्टार्ट, कि आप एक बार में ही कंटिन्यू मत करो, एक पोजीशन कर लिया, आपको लगे क्लाइमेक्स आने वाला है तो उसको ब्रेक करके मूव टू सेकंड पोजीशन, ठीक है। कुछ पोजीशंस मेल्स के लिए कंफर्टेबल होती है, ठीक है, जैसे मशीनरी, ठीक है। कुछ पोजीशन फीमेल कंफर्टेबल होती है, जैसे वुमन ऑन टॉप। वुमन ऑन टॉप में नॉर्मली इजैकुलेशन टाइम ठीक रहता है, ठीक है। मिशनरी में इजैकुलेशन टाइम थोड़ा कम रहता है बिकॉज ऑफ द पोजीशन। तो वी कैन आस्क द कपल कि आप पहले वुमन ऑन टॉप करो ताकि वुमन भी ऑर्गेज़म हो जाए, आपका टाइमिंग भी ठीक रहे, फिर आप मिशनरी पे आ जाओ। तो वी कैन चेंज द वे दे आर हैविंग इंटरकोर्स। फिर कई बार जो फोर प्ले नहीं हुआ होता तो वुमन इज नॉट लुब्रिकेटेड, तो इट इज़ वेरी टफ, बहुत हार्ड होता है पेशेंट को पेनिट्रेट करना। तो हम थोड़ा उस पर वर्क कर सकते हैं कि इनकी जो वजाइनल टाइटनिंग है या जो फोर प्ले है या जो लुब्रिकेशन है उसको इम्प्रूव करा सकते हैं। तो यूजुअली कपल काउंसलिंग से हम सेक्सुअल टाइमिंग ऐसे कर सकते हैं कि दोनों पार्टनर्स म्यूचुअली सेटिस्फाई हो जाए। वजाइना टाइटनिंग क्या होता है? वजाइना टाइटनिंग नहीं होती है बेसिकली, फिर अगेन बेसिकली जो योनि है, तो जैसे जो वजाइना है, तो वजाइना अगेन इज मसल्स एंड टिश्यूज, ठीक है। तो अगर आपकी पार्टनर वर्जिन है या भाई बच्चे नहीं हुए हैं तो समटाइम्स द पार्टनर डजंट लूज ऑन सेल्फ, इट इज एक्चुअली उसको एक्सेप्ट करना है अपने मेल पार्टनर को। अगर पार्टनर बहुत ज़्यादा हेजिटेंट है, बहुत ज़्यादा एंग्शियस है, प्रॉपरली अराउज नहीं है, लुब्रिकेटेड नहीं है, मसल्स टाइट कर रखे हैं, तो कई बार इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द मेल पार्टनर टू पेनिट्रेट। ओके, वो पेनिट्रेट कर ही नहीं पाता है, या पेनिट्रेट होता भी है तो सिर्फ वजाइनल टिप पे ही मूवमेंट रहती है। तो थोड़ा सा अगर हम उसको ठीक कर पाए, जैसे वार्म बाथ ले लो, या कई बार थोड़ी जेल्स आते हैं जो थोड़ा सुन करते हैं फीमेल पार्टनर को, या रिलेशनशिप बेटर हो जाए तो पेनिट्रेशन ही बेटर हो जाता है, थोड़ा सा पार्टनर इज एबल टू मोर कंफर्टेबल हो जाता है और जो सेंसेशन है वो बेटर हो जाती है। ये वार्म शावर से हेल्प मिलती है? बिल्कुल हेल्प मिलती है, वार्म शावर से मिलती है, एनी कंबाइंड कपल एक्टिविटी। मतलब एंड ऑफ द डे सेक्स इज नॉट ओनली कि आपने लिटाया और करा, राइट। जो भी आप कपल एक्टिविटी स्पेंड कर रहे हो बिफोर सेक्स, चाहे वो वार्म शावर ही हो, चाहे आप एक दूसरे को एक्सप्लोर कर रहे हो, थिंग्स विल गेट बेटर। सेक्स टाइमिंग की हम बात कर रहे हैं तो उसका आई एम श्योर जैसे आपने सेक्स पोजीशंस भी बताई, तो इतने एक्सपीरियंस से टॉप 3 बेस्ट सेक्स पोजीशंस क्या है? नहीं, ऐसा कोई टॉप 3 सेक्स पोजीशन नहीं है, हर सेक्स पोजीशन का अपना डिफरेंट एक यूज है। बट टाइमिंग बढ़ाने के लिए मैं अगर 1 2 3 पे जाना चाहूँ तो टॉप 3 नहीं है, पर एनी कंडीशन जहाँ पर वुमन एक्टिव है, जहाँ पर जो लेडी है वो ज्यादा एक्टिव है और मेल पैसिव है, उसमें टाइमिंग बढ़ जाएगा। और ये कौन सी पोजीशन? जैसे वुमन ऑन टॉप, जिसमें आप लेटे हो, और वुमन ऑन टॉप कैन बी काउगर्ल, रिवर्स काउगर्ल, दुनिया भर की जो उल्टा पीछे जैसे, जिसमें आप लेटे हो, आपका पेनिस आप है और जिसपे वुमन एक्टिव है, उसमें टाइमिंग नॉर्मली ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू जिसमें मेल पार्टनर एक्टिवली थ्रस्ट कर रहा है। तो जहाँ पर आप मेल पार्टनर ऊपर है, जहाँ मिशनरी है, चाहे वो डॉगी स्टाइल है, इनमें टाइमिंग कम रहता है। जिनमें वुमन एक्टिव है वहाँ टाइमिंग ज्यादा रहेगा। इट इज ओनली फॉर द एनाटॉमी, जहाँ पर आप मेल पार्टनर मूव कर रहा है वहाँ पर मसल गेट एक्टिवेटेड फास्टर। सो मोस्ट मेन विल से कि सर मिशनरी में जल्दी आता है, वुमन ऑन टॉप में ठीक चलता है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या आती है उसमें कि वुमन ऑन टॉप में इरेक्शन रहना चाहिए। कई आदमियों में जब वुमन ऑन टॉप होता है तो वो इरेक्शन डाउन हो जाता है। वो क्या करे? तो उसके लिए आपको ईडी भी, मतलब आपको इरेक्शन भी अच्छा होना चाहिए। तो अगर आपको बात करी जाए तो अच्छे सेक्स टाइमिंग के लिए तो आपको इरेक्शंस और टाइमिंग दोनों अच्छे चाहिए, एंड वुमन ऑन टॉप डेफिनेटली टाइमिंग ज़्यादा रहेगा। राइट। आपके कमेंट्स में, क्योंकि अब इसकी बात शुरू हो ही रही है, तो पी कार्ड्स अग्रवाल में देख रहा था लिस्ट में, इंडिया में टॉप रिचेस्ट में आते हैं अग्रवाल, या दिस आर द पीपल। तो एनी विच वेज,
ये पूछते हैं सर, पेनिस लेंथ कितनी इंक्रीज हो सकती है? 4 इंच का है, 7 इंच तक इसको इंक्रीज कर सकते हैं, प्लीज रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। तो ये एक्सपेक्टेशन फॉल्स है। पेनिस लेंथ कैन बी इंक्रीज्ड विद सर्जरी, बट द मैक्सिमम इंक्रीज वी कैन हैव इज अराउंड 20%। तो अगर सपोज किसी का पेनिस लेंथ 4 इंचेस है, तो मे बी हम उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी सर्जरी करेंगे तो 0.25 इंच, मतलब ही विल बी एबल टू गो टिल 4.75 और इफ वेरी लकी अप टिल 5, बट 7 तक नहीं पहुंच पाएगा कभी भी। ठीक है, बिकॉज जो पेनिस लेंथ इंक्रीज सर्जरीज है उसमें हम पेनिस को नहीं बढ़ाते हैं। पेनिस की लेंथ, पेनिस तो फिक्स्ड है, जो हमारा लिंग है वो जो टिश्यू वो फिक्स्ड है। सिर्फ जो टिश्यू बॉडी के अंदर है, जो हमारे प्यूबिक बोन और जो प्यूबिक फैट के बीच में जो गैप है वो 1/2 इंच है, 1 इंच है, डिपेंडिंग ऑन कितना मोटा पेशेंट है या कितना बॉडी फैट है, उसको एक्सपोज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल किसी का कोई बहुत पतला पेशेंट है और उसका 4 इंचेस है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेस है नहीं, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज वो ऑलरेडी पेनिस पूरा विजिबल है। पर जहाँ पर विजिबिलिटी कम है या जहाँ पर हमको स्पेस मिल जाएगा, वहाँ पर जितना स्पेस मिलेगा उतना उसको और एक्सपोज कर सकते हैं। तो दैट इज पेनिस इंक्रीजिंग सर्जरीज। पेनिस इंक्रीज में विजिबल पेनिस बढ़ जाता है, ओवरऑल लेंथ ऑफ द पेनिस रिमेन्स द सेम। तो पहले 3 अंदर था, 4 बाहर था, आफ्टर सर्जरी 2 अंदर रहेगा, 5 बाहर हो जाएगा, इतना ही है। मतलब ये जो सर्जरी आप बता रहे हो, आप बोल रहे हो कि बॉडी के अंदर कुछ पेनिस होता है वो बाहर आ जाता है, ऐसा कुछ है ये? हाँ, तो बेसिकली जो आपका फॉर एग्जांपल आपकी टंग है, हाँ, आप जितनी टंग बाहर दिखाते हो, हाँ, उतनी टंग अंदर भी है, क्योंकि टंग पीछे अटैच्ड है, हाँ, आपकी जीभ ना, तो आप जीभ अगर सपोज पीछे से हम जीभ को रिलीज कर दें तो जीभ थोड़ी और बाहर आ जाएगी। हाँ, ऑब्वियसली, राइट। तो वैसे ही पेनिस है, तो पेनिस बॉडी के अंदर अटैच्ड है, जैसे ब्लड सप्लाई जा रही है। अच्छा। तो अगर यूजुअली क्या होता है कि जैसे अग्रवाल्स है या कोई भी थोड़ा सा भी अगर फैटी पेशेंट है तो उसमें बहुत जगह होती है जिसके अंदर पेनिस दबा होता है, तो अगर हम उसको पीछे रिलीज कर दें उन अटैचमेंट्स को, तो उतना ही पेनिस बाहर हैंग हो जाएगा। तो वो उसको, और ये जगह 20% ही होती है मैक्सिमम। तो इट कैन बी 10% ऑल्सो, 20% ऑल्सो, इट कैन बी 5% और इट कैन नॉट बी देयर ऑल्सो। सो वो हम एग्जामिनेशन करते हैं, अगर हमें सपोज कितना हमको उसमें लेंथ मिलता है जो हमें विजिबल हम कर सकते हैं, उसको विजिबल तो पार्ट पीछे जाता ही वो बाहर आता है, वो और हैंग हो जाता है। तो पेनिस को कुछ नहीं होता है। हाँ। सिर्फ जैसे हमारा सपोज ये बोन है, ये यहाँ बोन है और ये पेनिस हमारा उससे अटैच्ड है, तो थोड़ा सा उसको आगे शिफ्ट कर सकते हैं। तो वी कैन गेट सम गैप। तो वो जो गैप हमने शिफ्ट किया वो हमें बाहर विजिबल दिखता है। पर एंड ऑफ द डे दैट विजिबिलिटी क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इम्पैक्ट, क्योंकि किसी का अगर सपोज 4 इंच विजिबल है और किसी का 5 इंच विजिबल हो गया, तो ऑब्वियसली दैट 1 इंच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ। तो इरेक्शन में वो फिर पूरा आता है। हाँ, तो फ्लैसिड में तो रहता ही रहता है। इरेक्शन में उसका 50% तक और दिखता है। पर फिर अगेन मोस्ट पेशेंट्स को जो साइज का कंसर्न है वो इरेक्शन में नहीं होता है, वो फ्लैसिड में होता है। दे वांट टू लुक बिगर, ठीक है, बट इरेक्शन में साइज से ज़्यादा आपका टाइमिंग और हार्डनेस मैटर करता है। तो हम एक कंडीशन बोलते हैं एंड्रोलॉजी में ट्राइफेक्टा। ट्राइफेक्टा मतलब कि अगर आपको अच्छा सेक्स करना है तो आपको अच्छा साइज, अच्छा टाइमिंग और अच्छा हार्डनेस चाहिए। अगर आपका हार्डनेस नहीं है, पेनिस पूरा हार्ड नहीं है, कितना भी टाइम हो, कितना भी लंबा और इमटेरियल है, नहीं काम करेगा। आपका हार्डनेस बहुत अच्छा है, आपका साइज अच्छा है, आपका टाइमिंग नहीं है तो भी वेस्ट है। आपका हार्डनेस अच्छा है, टाइमिंग अच्छा है और आपका साइज बहुत लिमिटेड है तो भी प्रॉब्लम है। तो आपको तीनों चीज़ों को ही थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, तभी चीज़ें जो है वो बेटर रहेगी। मास्टरबेशन से क्या साइज छोटा होता है? मास्टरबेशन से साइज छोटा नहीं होता, पर मास्टरबेशन क्रॉनिकली करने से आपका पूरा साइज बाहर नहीं आता। नॉर्मली जो फुल अराउजल है, जो ग्रेड 5 इरेक्शन है जिसमें पेनिस पूरा फूलता है, फुल इरेक्शन आता है, वो स्टेज पहुंचता ही नहीं है। मोस्ट मेन ग्रेड 3 ग्रेड 4 इरेक्शन में डिस्चार्ज हो जाते हैं। सो व्हेन यू स्टॉप मास्टरबेशन एंड यू स्टार्ट गेटिंग दैट फुल इरेक्शंस, यू स्टार्ट फीलिंग कि हाँ फुलर है, अच्छा, अब वेन्स दिख रही है, अब पूरा पेनिस जो है ब्रॉडन हो रहा है। तो मोस्ट मेन who are not masturbating for some time, they start saying and noticing कि sir now we are noticing कि थोड़ा लेंथ गर्ड तो बड़ा है, but that again is a subjective feeling, क्योंकि उनका हार्डनेस बेटर हो जाता है, right, and the fulav and the girth comes, right। ये जो अब जैसे पॉर्न लोग देखते हैं, अब पॉर्न जो देखते हैं तो फॉरेन से वो एक इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं और एक पर्टिकुलरली उनके मन में होता है कि इतना ये साइज होना चाहिए पेनिस का। इंडियन मैन के हिसाब से एवरेज पेनिस साइज क्या है? तो जो पॉर्न देखते हैं उसमें ना कल्चरल शिफ्ट होता है। तो कल्चरली डिफरेंट कल्चर्स में, रेसेस में अलग अलग साइज होता है। तो हम कभी भी साइज की बात कर सकते हैं बेस्ड ऑन अ रेस। अब इंडियन रेस अलग है, अफ्रीकन रेस अलग है। अफ्रीका के अंदर ऐसे नहीं सारे अफ्रीकन बड़े होते हैं। तो जो सोमालियन अफ्रीकन है उनका पेनिस साइज इज वेरी सिमिलर टू इंडियन। इट इज सब सहारन अफ्रीकन, जो ये सहारा डेजर्ट से नीचे वाले अफ्रीकन है, दे आर वर्ल्ड फेमस फॉर अ लॉन्ग पेनिस साइज। एंड सेकेंड है कि जो पॉर्न है, पॉर्न में समथिंग कॉल्ड अ सिलेक्शन बायस। सिलेक्शन बायस मतलब कि वो उनको ही हायर करते हैं जिनका पेनिस बड़ा है।
ठीक है, सिलेक्शन बायस मतलब कि दे विल, अब आप अगर सपोज चूज करना है आपको एक्ट्रेस को, तो यू विल ऑलवेज चूज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। सिमिलरली अगर वो पॉन्ड बना रहे हो तो यू विल चूज द मैन विद नो ईडी, नो पीएमई एंड बिग साइज। तो आप जब देख रहे हो तो आपको जो टॉप 1% है वही लोग दिख रहे हैं पॉन में, ओके, छोटे वाले को तो लेंगे नहीं पॉन के अंदर, तो यू डोंट गेट एन आइडिया। तो पॉन इज नॉट द रियल मेजरमेंट ऑफ एनी साइज। करेक्ट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा आपने कि एवरेज इंडियन साइज, तो एवरेज इंडियन साइज लेंथ और गर्थ अलग अलग है। तो जो एवरेज इंडियन लेंथ है वो तकरीबन 4 इंच है, ठीक है। तो मोस्ट मेन 4 to 4.5 इंचेस इंडिया में होंगे, 4 to 5 इज कंसिडर्ड मीडियन, मतलब इसमें मोस्ट लोग आ जाएंगे। 5+ भी बहुत कम है और 4- भी बहुत कम है, ठीक है। इतना साइज अगर आपका है, अगर आप 4 इंचेस के ऊपर हो तो यू आर परफेक्टली नॉर्मल। इसका 4 इंचेस के ऊपर नहीं, नीचे, हाँ। 4+ अगर आप हो, मतलब 4 to 4.5 इज एवरेज, ओके। तो 4+ हो तो आप एवरेज हो, ओके, ठीक, एवरेज। उसका एक तरीका हमने निकाला जो हम अपने पेशेंट को बताते हैं, अगर आप मास्टरबेशन करते हैं और आपके फिस्ट के आगे आपका पेनिस दिख रहा है तो यू आर ओके। अगर आपके फिस्ट के अंदर आपका पेनिस है, फिस्ट के बाहर नहीं आ रहा है, सो देन यू मे हैव लिटिल बिट ऑफ लेस साइज एंड यू मे नीड लिटिल ट्रीटमेंट, उसके लिए थोड़ा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ओके, राइट। क्या पेनिस को जैसे आपने सर्जरी बताई है ना, ये सर्जरी की कॉस्ट वगैरह कितनी होती है लगभग? तो अगर आप पेनिस की सिर्फ लेंथ इंक्रीज की बात करो तो तकरीबन 40 to 50,000। अच्छा, 40 से 50,000 अगर आप सिर्फ लेंथ इंक्रीज की बात करो, ओके। अब जैसे अर्जेंटली किसी को करना हो तो डेफिनेटली सर्जरी माइंड में रखेगा, पर नेचुरली जिसे को करना है तो क्या कोई तरीका है, कोई ऑयल वगैरह? नहीं, तो मैं फिर बता रहा हूँ कि अर्जेंटली भी हम सर्जरी नहीं करते। पेनिस की जो लेंथ इंक्रीज है ना, वो अर्जेंट सर्जरी होती नहीं है। इट इज अ इलेक्टिव प्रोसीजर, इट रिक्वायर्स अ वेरी डिटेल्ड हिस्ट्री एंड सिलेक्शन। एग्जामिन करना पड़ेगा। नहीं, एग्जामिनेशन की बात नहीं है, बॉडी डिस्मॉर्फिया बहुत कॉमन है। डिस्मॉर्फिया मतलब कि जैसे नाक की सर्जरी है, होठों की सर्जरी है, तो पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशन क्या है वो जज करना बहुत जरूरी है। जैसे आपने पिछले कमेंट में बताया, कई पेशेंट आ जाते हैं कि सर हमारा 4 का 7 का कर दो, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सर्जन मेरा काम है उनको बताना है सर 7 तो नहीं होगा, 4 का 4.5 हो सकता है वो भी ना हो, फेलियर्स होते हैं, ठीक है। तो कभी भी जो सर्जरी होती है वो कभी भी अर्जेंटली होती है। पेशेंट को पूरा टाइम हो जाता है सोचने का, समझने का, बाकी मरीजों से मिलने का। ये तो स्टेप 1 है। स्टेप 2 है, हम बिना सर्जरी के पेनिस के साइज को बढ़ा नहीं सकते पर उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जैसे उसकी गर्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, थोड़ी लेंथ मामूली बढ़ सकती है। तो अगर हम नॉन सर्जिकल की बात करेंगे तो नॉन सर्जिकल में पेनिस साइज इंक्रीज करने के लिए 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो है पेनाइल ट्रैक्शन। तो पेनाइल ट्रैक्शन है डिवाइसेस जिसको हम रेगुलरली पेनिस से बांध सकते हैं। तो जिस तरह के दांतों के ब्रेसेस होते हैं विच ओवर टाइम करेक्ट द डिफॉर्मिटी, पेनाइल ट्रैक्शन भी ओवर टाइम माइक्रो टीयर्स करके पेनिस में कुछ साइज इंक्रीज कर सकती है। तो थियोरेटिकली आप जाओगे रेडिट पे और उस पे तो कहते हैं कि वी हैव इंक्रीज्ड बाय 1 इंच 2 इंच, पर ऐसा होता नहीं है। तकरीबन 10 to 15% इज व्हाट इज साइंटिफिकली पॉसिबल। तो जो साइंटिफिक स्टडी जितनी भी है ट्रैक्शन पे, उन्होंने पाया है कि नॉर्मली हम तकरीबन 10 से 15% तक साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप सपोज 4 इंचेस हो, 4.2 इंचेस हो, तो 10% गेन पा सकते हो ओवर अ यूज ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है। ये इफेक्ट ज्यादा अच्छा होता है यंग लड़कों में। ओके। अगर आप मैच्योर नहीं हुए हो, आप 16 इयर्स के हो, जहाँ ग्रोथ पोटेंशियल है और ज्यादा बेनिफिट करता है। और सेकंड जो नॉन सर्जिकल तरीका आज के दिन साइज बढ़ाने का है वो PRP है। PRP इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या P शॉट्स, एंड ये भी कुछ ना कुछ साइज में हेल्प करते हैं। कितना परसेंट? 10-15? 10-15%। तो सर्जिकल इज 20% एंड नॉन सर्जिकल इज 10%। ओके। ये जो एज के साथ साथ साइज क्या छोटा होता है? नॉट नेसेसरीली। तो अगेन इसमें भी 2 कॉन्सेप्ट्स है। अगर एज के साथ साथ आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप हो रहा है, ऑब्वियसली वो तो एक पर नॉर्मली एज के साथ साइज बढ़ता है। उसका रीजन ये है कि जो मसल फाइबर्स है यंग लड़कों में बहुत ज्यादा टोन में होता है। ओके। तो पेनिस श्रिंक में होता है। तो यंग पीपल आर नॉर्मली ग्रोवर्स मतलब कि नॉर्मल नहाते टाइम स्विमिंग पूल में छोटा लगता है और खड़ा होकर ठीक हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बिकम शोवर्स मतलब कि जैसे देखोगे ओल्डर लोग आते हैं 50 साल 55 साल, विद एज द पेनिस स्टार्ट्स हैंगिंग बिकॉज वो टिश्यूज में जो मसल स्ट्रेंथ है खत्म हो जाती है। तो मोस्ट एज योर एज इंक्रीजेज योर पेनिस स्टार्ट्स हैंगिंग बिकम शोवर्स, कि जो इरेक्शन में दिखना शुरू हो जाता है कि इतना ही है। ठीक है। सो उस फॉर्म में डेफिनेटली विद एज आप देखेंगे 50-60 में पेनिस बहुत हैंग होता है। तो दे आर मोस्टली शोवर्स। तो ये फर्क होता है यंग और एडल्ट्स में। आपने बताया था विजय वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पेनिस अफ्रीकन का था, आपने बताया। अफ्रीकन का कितना था वो? नहीं, बिगेस्ट एवरेज साइज वहाँ पे 7 इंचेस है। तो 6 एवरेज जो सब सारे अफ्रीकन है, तो देयर एवरेज साइज इज 6+। ठीक है। तो दे कैन गो अप टू 7 ऑल्सो। बाकी तो इंस्टाग्राम पे तो मैंने देखा है लड़कियां बनाती है कि 13 इंचेस 15 इंचेस,
पर आई हैव नॉट सीन इन प्रैक्टिस. एंड ये कौन सी लड़कियां सर? इंस्टाग्राम पे तो आते रहते हैं वीडियोस. अब दे कीप डिस्कसिंग, तुमने कितने का किया है, तुमने कैसे किया है. आपकी नजर हर जगह रहती है. तो वी आर इन सेक्सुअल हेल्थ, तो हमें सेक्सुअल टॉपिक्स तो देखने पड़ते हैं. राइट. बाकी एजुकेट करने पेशेंट में जाते हैं. सर देखो ये मैडम कह रहे 13 इंचेस है, हमारा तो 3 है, 10 इंच का फर्क है, कैसे पूरा होगा. हम कहते हैं जी 10 इंच का फर्क है तो नहीं पूरा हो सकता. 3 है तो 3.5 कर सकते हैं, 3 का 13 तो नहीं कर सकते. तो अगेन तो लॉट ऑफ अगेन द स्पॉन यूज से भी काफी ना इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है. अच्छा, जैसे पहले लोगों में नहीं था, जैसे हमारे फादर आई डोंट थिंक ऐसी कॉन्वर्सेशंस भी थी. अभी इतना बढ़ गया पॉर्न की वजह से. पॉर्न की वजह से और एक्सेस की वजह से. फोरफादर्स के टाइम पे ना तो पॉर्न था ना एक्सेस था. हाँ. एजुकेशन को, इन्फॉर्मेशन को. हाँ. अब पॉर्न है और जेमिनी है, क्वेश्चन पूछते हैं तो जवाब मिल जाता है. तो इसलिए बिकॉज एक्सेस इज देयर, तो पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड एंड दे आर आस्किंग क्वेश्चंस. राइट. सेक्स टॉयज के बारे में बता रहे थे आप कुछ. तो सेक्स टॉयज इज अ मैसिव मार्केट. बहुत बड़ा बिजनेस है. बिजनेस भी है, मार्केट भी है, रिक्वायरमेंट भी है. बिकॉज सेक्स इज एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ. मतलब आप समझो कि जैसे खाना है वैसे सेक्स है. सेक्स टॉयज कैसे कैसे हैं मार्केट में और क्या क्या यूज होते हैं? सेक्स टॉयज हजारों तरीके के हैं. तो सेक्स टॉयज कैन बी क्लासिफाइड एज मेल सेक्स टॉयज जो मर्दों के लिए है, और विमेन सेक्स टॉयज वुमेन के लिए है. तो हम मर्दों की बात करेंगे तो मेल सेक्स टॉयज में ऐसे सेक्स टॉयज है जो मर्द खुद के प्लेजर के लिए यूज करता है, जिसमें उसको मजा आए. ऐसे भी है जो वो यूज करता है अपने पार्टनर को प्लेजर करने के लिए. जैसे स्लीव्स होती है, तो स्लीव्स 2 तरीके की होती है. स्लीव्स मतलब कि एक कॉन्डम जैसा स्ट्रक्चर जो आप पहन सकते हो पेनिस पे. तो स्लीव्स ऐसी भी आती है जो वाइब्रेट करती है, ठीक है, जो आदमी पहन के अपने पेनिस को एंजॉय करा सकता है. और स्लीव्स ऐसी भी आती है जिनके अंदर वाइब्रेटर लगा होता है, जिनके अंदर टिश्यूज होते हैं, जिससे वो अपने पार्टनर को, फीमेल पार्टनर को एंजॉय करा सकता है. फिर जैसे बट प्लग्स है. बट प्लग्स आर बेसिकली प्रोस्टेट मसाजर्स, ठीक है, जो आदमी अपने पीछे के छेद में डाल के अपने प्रोस्टेट को मसाज कर सकता है एंजॉय करने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए. तो ये सिंपल है. और इसके फिर और कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स है. गर्म करते हैं, ठंडे करते हैं, आवाज़ करते हैं, साउंड करते हैं, कलर करते हैं, लाइट करते हैं, जिसको जो पसंद है. गर्म ठंडे क्या टेम्परेचर होता है इनके अंदर. सम पीपल वांट टू बी वार्म, सम पीपल वांट इट टू बी कोल्ड, तो दे हैव टेम्परेचर सेटिंग्स कर सकते हैं अपनी एंजॉयमेंट के हिसाब से. तो जिसको जो पसंद आए. लड़कियों के भी वजाइना के रिलेटेड टॉयज आते हैं. लड़कियों के वजाइना के रिलेटेड भी आते हैं, क्लिटरिस के रिलेटेड भी आते हैं, और लड़कियों के क्लिटरिस क्या होता है? आपने पहले भी मेंशन किया. व्हाट इज क्लिटरिस? तो जो लेडीज का योनि है, जो लेडीज का अगर आपने वजाइना देखेंगे तो वजाइना इज बेसिकली द होल जिसमें पेनिस जाता है और बच्चा बाहर आता है, मेंसेस आते हैं. वजाइना के ऊपर एक छेद होता है, यूरिनरी होल, जिसमें पेशाब होता है. उसके ऊपर एक छोटा सा टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है, जो एक मेल पेनिस की तरह होता है, जो इरेक्ट होता है लड़कियों में अराउजल में. इसको क्लिटरिस बोलते हैं. तो क्लिटरिस इज लाइक द फीमेल पेनिस. मतलब जैसे मर्दों में लिंग होता है, लिंग टाइट होता है, फीमेल्स में क्लिटरिस होता है. जो भी एक ऑर्गन होता है इसमें ब्लड भरता है, वो भी टाइट होता है मतलब अराउजल के टाइम पे. तो जैसे मर्दों में पेनिस को, हमारे फैलस को स्टिमुलेट करके डिस्चार्ज होता है, उसी तरह फीमेल्स में भी क्लिटरिस को स्टिमुलेट करके ऑर्गेजम होता है. तो दैट इज द क्लिटरिस. तो क्लिटरिस को भी बहुत सारी फीमेल्स डिफरेंट तरीके से एनहांस करती है. तो क्लिटरिस के ऊपर पियर्सिंग भी होती है, क्लिटरिस के ऊपर एनहांसमेंट भी होती है, क्लिटरिस के ऊपर बोटॉक्स भी लगता है, क्लिटरिस को स्टिमुलेट करने के लिए मसाजर्स भी आते हैं. ठीक है. कई बार जो सेक्स टॉयज आते हैं उसमें पेनिस पे आप पहन लो उसको, तो पेनिस के ऊपर वाइब्रेटर होता है. जब आप लेडी में डालोगे तो वाइब्रेटर क्लिटरिस को रब करेगा, तो उससे आपकी पार्टनर को जल्दी ऑर्गेज़म आता है. तो वो बहुत सारी चीज़ें आ गई है. तो जो कपल्स बात करते हैं वो कपल एक्सप्लोर भी करते हैं चीज़ों को बेटर करने के लिए. पहले ज़माने में जब सेक्स टॉयज नहीं थे तो ऑर्गेज़म में आने के लिए लोग क्या करते थे? तो पहले ज़माने में तो ऑर्गेज़म आते नहीं थे विमेन में. तो पहले ज़माने की बात करें तो 75% जो मतलब 80% लेडीज़ थी जो अपनी पूरे जीवन काल में ऑर्गेज़म महसूस नहीं करती, पता ही नहीं था ऑर्गेज़म होता क्या है. तो वो तो अब जाके बिकॉज वुमेन आर गेटिंग एजुकेटेड और वुमेन को इतना एक्सेस मिल गया है और बहुत सारी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है जो बहुत अच्छा नॉलेज दे रही है. इस कारण से ये सेक्सुअल ऑर्गेज़म और सेटिस्फैक्शन कुछ तो होता होगा प्लेजर के लिए पहले ज़माने में. डिल्डो होते थे पहले. वो तो डिल्डो तो आज भी अवेलेबल है. डिल्डोज आर बेसिकली आर्टिफिशियल पेनिसेस. तो कोई भी ऐसा पेनिस नुमा स्ट्रक्चर, चाहे वो गाजर मूली हो, वो भी होते थे. पर ऐसा कोई वेल डिफाइंड सेक्स टॉय तो मुझे नहीं आइडिया है कि मतलब होता होगा. आई हैव नो आइडिया. राइट. थोड़ा सा बात कर लेते हैं अबाउट स्पर्म इनफर्टिलिटी कैसे होती है. मतलब स्पर्म के बारे में, मतलब अगर मैं इन शॉर्ट पूछूं, स्पर्म इंसान के
अंदर लड़के के अंदर स्पर्म कम कैसे हो जाता है? तो स्पर्म बेसिकली शुक्राणु है। शुक्राणु मतलब कि शुक्राणु इज द हिंदी वर्ड? हिंदी वर्ड है शुक्राणु। वीर्य नहीं बोलते? नहीं, तो वीर्य इज द पानी, वीर्य इज द सीमन। अच्छा। तो बहुत कॉमन कंफ्यूजन ये है कि जो आप डिस्चार्ज कर रहे हो वो स्पर्म है। हाँ। ऐसा नहीं है। जो आप डिस्चार्ज सफेद पानी निकालते हो वो सीमन है। तो सीमन इज बेसिकली अ वाइट लिक्विड जो बेसिकली स्पर्म की नरिशमेंट के लिए होता है। तो सीमन के अंदर शुक्राणु तैर रहे होता है। तो शुक्राणु बनता है टेस्टिस में, जो मर्दों का टेस्टिकल है, और सीमन बनता है बाकी ऑर्गन में, प्रोस्टेट है, सेमिनल वेसिकल है। तो नॉर्मली जब आप डिस्चार्ज करते हो तो उस सीमन में स्पर्म इंजेक्ट होता है और फिर पूरा का पूरा मटेरियल बाहर निकलता है। तो शुक्राणु कम होने के बहुत सारे कारण है, और आज के दिन सबसे कॉमन कारण है शुक्राणु कम होने का, वो है लाइफस्टाइल एंड पुअर डाइट। तो शुक्राणु जो है उसको प्रॉपर बनने के लिए 3 चीजें चाहिए। पहला, आपका टेस्टोस्टेरोन हेल्दी हो, आपके टेस्टिस का टेम्परेचर ठीक हो, और टेस्टिस के ऊपर कोई डैमेजिंग सब्सटेंस ना हो, जैसे रेडिएशन या वेरिकोसील या वेन्स। अगर कोई भी आपकी डाइट खराब है, टेस्टोस्टेरोन ठीक नहीं है, या स्मोकिंग, अल्कोहल है, लाइफस्टाइल है, क्रॉनिक सिटिंग है, तो इन सब चीज़ों से धीरे धीरे टेस्टिस में डैमेज होता है। इस कारण से स्पर्म काउंट जो है वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, कई बार इतने कम कि 0 हो जाते हैं, जिनको एज़ोस्पर्म बोलते हैं, या जीरो स्पर्म। अंडरवेयर कौन सा पहनना चाहिए? आपने अंडरवेयर की बात की, टाइट बॉक्सर की, बॉक्सर या ब्रीफ्स? सो बेसिकली अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्टिव वर्कआउट कर रहे हैं, तो उस टाइम आपके टेस्टिस को सपोर्ट देना पड़ेगा। तो दैट टाइम योर ब्रीफ्स आर बेटर। अच्छा। बट अगर आप घर पे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, तो बॉक्सर्स आर बेटर बिकॉज दे गिव द टेस्टिस रूम टू ब्रीथ। ओके। तो डेफिनेटली कॉटन अंडरवेयर्स जिसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट ना हो, बॉक्सर्स ड्यूरिंग डे टाइम एंड नाइट टाइम स्लीपिंग टाइम। एंड अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा वॉकिंग कर रहे हैं, पूरे खड़े होने का काम है, तो डेफिनेटली सपोर्टर्स लाइक ब्रीफ्स। ओके। जिम में सपोर्टर्स आर इम्पोर्टेंट? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। जिम में सपोर्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बहुत बड़ा ये मिसकंसेप्शन है कि जिम में आपको खुले में एक्सरसाइज करनी चाहिए, वी शुड नॉट डू एनी सपोर्ट्स, पर ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जो अखाड़ा सिस्टम है उसमें लंगोट एडवाइस करते हैं। इवन व्हेन यू आर डूइंग लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, आप बहुत ज़्यादा वेट उठा रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है करेक्ट पोस्चर और सपोर्ट, ताकि जो प्रेशर है आपके एब्डोमेन का वो टेस्टिस में ना उतर जाए। तो मेनी टाइम्स इंसिपिएंट हर्नियाज बढ़ जाते हैं, वेरिकोसील डेवलप हो जाते हैं, टेस्टिस में कई बार टॉर्जन हो सकता है, ठीक है, चोट भी लगती है। तो अगर आप जिम जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट चाहिए। ओके। और शुरू से आदत बना लेनी चाहिए, इनिशियली कोई सोचता नहीं है ये? नहीं, मतलब अगर आप बहुत हेवी वेट्स नहीं करते हो तो सिंपल ब्रीथ इवेंचुअली यू जाएगा ना वो। सपोर्ट एंड पोस्चर बहुत जरूरी है। पाइनएप्पल और सीमन क्वालिटी का क्या कनेक्शन है? पाइनएप्पल का सीमन क्वालिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। पाइनएप्पल का सीमन टेस्ट से कनेक्शन है। तो बेसिकली पाइनएप्पल इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ सिट्रिक, ठीक है। तो उससे जो सीमन है दैट टेस्ट्स बेटर फॉर पार्टनर। जब से ये ओरल सेक्स का कॉन्सेप्ट आया है, उस कारण से बहुत सारे लोग पाइनएप्पल प्रेफर करते हैं जस्ट फॉर इम्प्रूविंग द टेस्ट ऑफ द सीमन। पर ऐसा भी बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आता है, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया है। पर जो पेशेंट्स है, जिनके पार्टनर्स है, दे डेफिनेटली से कि इट टेस्ट्स बेटर। ओके। सीमन यानी वीर्य? सीमन यानी वीर्य, यस। क्या पानी जैसा वीर्य डेंजरस होता है? तो बेसिकली वीर्य की कंसिस्टेंसी नहीं बता सकती कि स्पर्म काउंट कितना है। तो ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि वीर्य बिल्कुल वाइट होगा तो स्पर्म हेल्दी होगा। बट डेफिनेटली जो नॉर्मल हम सीमन की बात करते हैं, तो नॉर्मल सीमन शुड लुक पर्ली। पर्ली मतलब कि मोती जैसा सफेद होना चाहिए। अगर सीमन बहुत ज्यादा लिक्विडी है, सीमन बहुत ज्यादा वाइट है, तो उसमें स्पर्म काउंट प्रॉब्लम्स हो सकती है, पर वो सिर्फ सीमन एनालिसिस करके पता चलता है। कई पेशेंट्स होते हैं जिनका सीमन वाटरी है बट कंप्लीटली नॉर्मल है। Okay. ऐसा पॉसिबल है। राइट। अब ना हमने अब इसमें आपके आंसर्स जो हमें चाहिए, कुछ लास्ट के 2 राउंड्स हैं हमारे। एक राउंड है जिसमें हमारे कमेंट्स हैं आपके, या सेक्स रिलेटेड किसी के भी कितने भी सवाल हैं इंडिया में बाहर, वो हम उसको कवर करेंगे। बट इसमें हमें सिर्फ एक ब्रीफ आंसर चाहिए, और इन डेप्थ जो होगा, जिसको जो कंसर्निंग बात होगी, कोई बर्निंग चीज होगी, तो वो हम डेफिनेटली कमेंट से फिगर आउट कर लेंगे लोग किसके बारे में लिख रहे हैं। आई वांट कि हम सबको फिगर आउट करें, सबको केटर करें रादर। सम्राट हल्डर वो बोलते हैं, सर साइज बढ़ाने के साइड इफेक्ट्स या नेगेटिव थिंग्स बता दीजिए। तो साइज बढ़ाने के नेगेटिव थिंग्स नहीं है, बट साइज किस तरीके से बढ़ा रहे हो उससे नेगेटिव थिंग्स है। तो बहुत एग्रेसिव सर्जरीज अगर साइज बढ़ाने के लिए की जाए तो वो कई बार कॉम्प्लिकेशन कर सकती है। सर्जरी के अलावा कोई ऐसा है, कोई लोगों के मन में कोई मिथ है या गलत? बिल्कुल, जैसे वैक्यूम पंप है। हाँ। तो बहुत सारे लोग वैक्यूम पंप इस्तेमाल करते हैं साइज बढ़ाने के लिए। तो वैक्यूम पंप मतलब कि आप लिंग को एक पंप में डालो और उसको प्रेशर बनाओ ताकि वो ब्लड को खींचे। तो ये बहुत कॉमनली इंडिया में लोग यूज करते हैं, बिकॉज वैक्यूम पंप बहुत सस्ते हैं, आराम से मिल जाते हैं। बट आपको वैक्यूम पंप अपने पेनिस पे नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि वैक्यूम पंप आपके पेनिस में वॉल्व्स के अगेंस्ट ब्लड को खींचता है
और उससे इंजरी, पेन, सूजन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है। STD सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है या कॉज हो सकता है बाय हैविंग सेक्स विद अदर पर्सन। आई हैड दिस प्रॉब्लम व्हेन आई यूज्ड टू मैस्टरबेट एंड गो टू पी, और उसने आगे ब्रैकेट में लिखा है यू नो कि कई बार सेक्स के बाद तुम्हें पी करना जाना होता है। समटाइम्स आई फील बर्न जहाँ से मेरा यूरिन पास होता है, समटाइम्स पेन अबव माई डिक। मुझे आई एम वरीड कि क्या ये कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ है? तो STDs नॉर्मली बर्निंग करते भी है तो 2 या 3 दिन बाद करते हैं, वो टाइम चाहिए बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए। मोस्ट लोगों में इमीडिएटली सेक्स के बाद यूरिन करने में जलन इसलिए होती है क्योंकि जो सेक्स है वो फ्रिक्शनल होता है। फ्रिक्शन की वजह से कई बार छोटे छोटे माइक्रो टीयर्स होते हैं पेनिस के हेड पे, और इमीडिएटली सेक्स के बाद पेशाब करने में वहाँ जलन होती है क्योंकि पेशाब होता है एसिडिक। तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। 90% लोगों में इमीडिएटली डिस्चार्ज के बाद यूरिन करने में थोड़ा सा जलन हो सकता है, विच कैन बी कम्प्लीटली नॉर्मल। STD अगर किसी को हुआ है तो क्या बॉडी में कोई इफेक्ट आना शुरू हो जाता है? बिल्कुल। तो STDs कई तरीके के होते हैं। तो STDs कैन बी एज सिंपल एज लाइस मतलब माइट्स, जैसे जू होती है। हाँ. तो कई बार जो सेक्सुअल हेयर वाला एरिया है उसमें हो सकती है, उसमें सिर्फ इचिंग होती है। एंड STDs कैन बी एज डेंजरस लाइक एड्स या HIV, जिसके अंदर ब्लड काउंट खराब होता है, इन्फेक्शन होते हैं, लिम्फ नोड बन जाते हैं, पूरे बॉडी में गांठें बन जाती है। तो STDs तो कई तरीके के होते हैं। कौन सा STD आपने पकड़ा है अनफॉर्चुनेटली उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या सिम्टम्स आएंगे। शिल्पा शर्मा पूछ रही हैं, सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अनसेफ सेक्स करने के कितने दिन बाद STD और HIV के सिम्टम्स दिखाई देते हैं? तो हर STD का अलग अलग सिम्टम, अलग अलग, जैसे भी पीछे बताया। हाँ, तो डिपेंड अपॉन मेजरली कोई जो ज्यादा होती है वो। तो सबसे कॉमन STD जो इंडिया में है 2 है, गनोरिया और HIV। हाँ. तो HIV तो नॉर्मली सिम्टम दिखाती है 6 महीने से साल के बाद, पर आप अनसेफ सेक्स के 3 हफ्ते के बाद ब्लड टेस्ट से पता लगा सकते हो कि HIV हुआ है नहीं हुआ है। पर जो कॉमन है जैसे गनोरिया है या हर्पीज है, वो अनसेफ सेक्स के 7 से 10 दिन के अंदर आपको सिम्टम दिखा देगी, जैसे पस आना, सफ़ेद पानी आना, जलन होना या दाने बनना लिंग के ऊपर। ये जो आपने बताया कि 6 महीने बाद HIV का पता चलता है, तो ब्लड टेस्ट जैसे महीने बाद कराया, उसके बाद क्या कुछ रिवर्स हो सकता है या नहीं? तो अगर एक बार अपने HIV संक्रमण हो गया है तो खाली ब्लड टेस्ट बता देगा कि वायरस बॉडी में आ चुका है, पर वो वायरस कब एक्टिवेट होगा वो कह नहीं सकते। यूजुअली 6 महीने साल के बाद वायरस एक्टिवेट होता है और सिम्टम आने शुरू होते हैं, पर कई बार कई सालों तक ये वायरस चुपचाप पड़ा रहता है और पता भी नहीं चलता कि HIV हुआ है। So sad. सैयद सोहेल, डॉक्टर क्यूट्रस बोलती हैं कि ओरल से सेक्स कैंसर हो सकता है। ओरल से कैंसर हो सकता है थ्रोट। डॉक्टर क्यूट्रस सही कह रही है, ओरल सेक्स से कैंसर हो सकता है, पर हर ओरल सेक्स से कैंसर नहीं होता। अगर आपके पार्टनर को HPV या ऐसा वायरस है और आप उस व्यक्ति से ओरल सेक्स कर लो तो आपके थ्रोट में वायरस जाने से थ्रोट कैंसर हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी सेक्स करें, चाहे ओरल ही करें, जब तक कि सामने वाले पार्टनर आपका एक हमसफर ना हो, मतलब कॉन्फिडेंट ना हो कि मोनोगैमी है, तब तक ओरल सेक्स बिना कॉन्डम के ना करिए। ओरल सेक्स के लिए भी कॉन्डम का यूज़ कीजिए। ओरल सेक्स के लिए भी? यस। तो सेक्स चाहे वजाइना से हो चाहे ओरल से हो, वायरस दोनों से आ सकता है। तो ये मिसकंसेप्शन है कि ओरल में STD नहीं होते, ऐसा नहीं है। तो अगर आप पॉलीगैमस हो या आपका पार्टनर आपको नहीं पता है, तो कोई भी व्यक्ति कोई बीमारी कैरी कर सकता है। इसलिए अगर आप कोई भी बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज कर रहे हो, चाहे वो ओरल हो, चाहे वजाइनल हो, चाहे एनल हो, आपको तीनों कंडीशंस। लास्ट हमारा जो सेगमेंट है वो है 3 AM in 3 words। तो रात के 3 बजे लोगों के ख्याल आते हैं, मैं वो एक स्टेटमेंट बोलूंगा, आपको 3 शब्दों में या उसको एक सेंटेंस फॉर्म में बताना है, जो भी दिमाग में आए। फर्स्ट थॉट, why do I feel less horny than my friends say they are? Because friends always over project, डिंगे मारते हैं। Is it normal if I don't want sex all the time? बिल्कुल नॉर्मल है। Why do I get erections alone but not with someone? Anxiety. Am I reducing my sperm count by masturbating too much? Yes. Will I be able to have kids later? Yes, but if you stop it today. Yes. What if I lose my erection mid-act? फिर से स्टार्ट कर लो। बिल्कुल। What if she compares me to someone else? Change the partner. Change the partner? Yes. उसने जो ये साइकोलॉजिकल प्ले है, जो लड़की आपको किसी और से कंपेयर कर रही है, तो इट इज बेटर आप उसको चेंज कर दो, बिकॉज आप रिलेशनशिप बना रहे हो। आप सब्जी टमाटर नहीं खरीद रहे हो, ठीक है। रिलेशनशिप के अंदर आप आदमी को सिमिलर आपको उसको एक्सेप्ट करना है जैसे वो है। अगर कोई लड़की आपके रिलेशनशिप के स्टार्ट में ही आपको कंपेयर कर रही है, तो इट्स बेटर कि आप रिलेशनशिप चेंज कर लो,
वरना ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बनेगा. What if my size is not enough? योर असेसमेंट इज रॉन्ग. आप गलत सोच रहे हो, आपको सही साइज का अंदाजा ही नहीं है. राइट राइट, वंडरफुल. आज पहली बार मिला आपसे, पर फील ही नहीं हुआ कि हम फर्स्ट टाइम मिले. इट वाज सच अ प्लेजर टू हैव यू. और जितने, एक बात जरूर रिकमेंडेबल बात ये है कि मैं पहले भी और डॉक्टर से मिला हूँ, बेस्ट इन देयर फील्ड्स, बट आपसे मुझे मजा इस चीज का है कि आप ना दूसरे का दर्द समझते हो, जिससे कि उनको समझ तो आए. इतना अच्छा क्या बोलना कि सो आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट यू डूइंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू हैविंग मी ऑन द शो. थैंक यू. आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया. एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है. जय हिंद.